हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करेंगे थिएटर के ऊपर, कॉमेडी के ऊपर, एक्टिंग के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर, राइटिंग के ऊपर। बिकॉज लकीली वी गॉट अ चांस टू हैव सर फ़हीम आज़म इन द सर हाउस। सर मैं कौन सी क्वीन की खिदमतगार उसकी ज़िंदगी गुजारी है। अब तो किंग हो गया। मुझे किसी ने सर का खिताब नहीं दिया आज तक। नहीं नहीं, मैंने आपसे सीखा है काफ़ी कुछ। हालांकि बहुत थोड़ा इंटरेक्शन रहा। आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग इन द फिल्म, तो मैंने एक शो किया था आपके साथ, राइट, कॉमेडी का। एंड देन आई गॉट सम सजेशंस एंड टिप्स ऑन द एक्टिंग एज वेल। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द टाइम, सर। नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। सो सर, सबसे पहला क्वेश्चन विच इज़ गोइंग ऑन, थोड़ी सी जर्नी, इफ़ यू कैन जस्ट गिव अ स्लाइट, थोड़ा 1-2 मिनट में, इफ़ यू कैन टेल अबाउट योर जर्नी सो फार। मेरी जर्नी में आई थिंक इट हैज़ बेयरली स्टार्टेड। मुझे लगता है शायद मैं हमेशा से इसी जर्नी में हूँ। ओके। बिकॉज इट्स probably been what 20 plus years, more than 20 years, ओके। that I've like dearly wanted to do something in term for storytelling. या। चाहे वो अब उस वक्त फिल्म थी जहन में, ज़रा हम बॉलीवुड देखते थे, कुछ कुछ होता है, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे एंड स्टफ दिल से देखी, तो एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट इंडियन फिल्मों में बढ़ना शुरू हुआ। ओके। वो बाद में पता चला वो बॉलीवुड की फिल्म ही नहीं थी। अच्छा। वो साउथ इंडिया की फिल्म थी। सो वो मैंने ख़ुद को कोसा, मैंने कहा अच्छा है भी मेरे 3-4 साल बॉलीवुड में ज़ाया कराए हैं, अच्छा खासा मैंने साउथ सिनेमा देखना था वो। एग्जैक्टली। तो खैर वो उस से थोड़ा सा मुझे मुझे ये फीलिंग हो रही थी कि आई कैन बी ए स्टोरी टेलर, एंड आई थिंक सिंस देन अब तक दिस इज़ द टाइम दैट इट टेक्स फॉर अ पर्सन। मैं छोटे शहर के बग़ैर एक्सपोजर के, गरीब घराने के, गरीब घराना तो मैंने नहीं कहना चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास, प्रॉपर मिडिल क्लास, जो एक सरकारी बिल्कुल। एक शरीफ सरकारी अफसर का जो बच्चा होता है, उसको जितना वक्त लगना चाहिए मुझे उतना वक्त लगा है, और ओके। अभी भी लग रहा है। एंड आई एम प्रीटी फाइन विद इट टेकिंग मोर टाइम। शायद 10 एक साल और लग जाए, आई एम फाइन विद दैट। या। बिकॉज हम जिस दौर में रहते हैं, थोड़ा सा हमारे यहाँ एक बड़ी जैसे कहते हैं ना, खस्ता हाल किस्म की कैपिटलिज्म है, जो कि हाँ हाँ। जिसमें हम जिंदा हैं। को अच्छी वाली मज़े वाली कैपिटलिज्म भी नहीं है। तो इसलिए जब आप प्रॉपर काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, मेथड से करना चाहते हैं, तो फिर रास्ते थोड़े से लंबे हो जाते हैं। सो दैट्स वाई द जर्नी टुक सम टाइम। इस जर्नी ओके। में ज़ाहिर है मैंने फिर किया बहुत कुछ, क्योंकि जो हाथ लगता था वो हम कर लेते थे। ऐसा बिल्कुल। नहीं था कि मैं घर से निकला था भाई थिएटर करूँगा। हम्म। घर से मैं निकला था कि जी मुझे फिल्में बनानी है, इसलिए थिएटर कर लिया। हम्म। घर से निकला था थिएटर के फिल्में बनानी है, तो फिर मैंने टीवी कर लिया, टीवी शोज़ कर लिए, छोटा बिल्कुल। मोटा एक्टिंग का गिग कर लिया। फिर फिल्में बनाने के लिए निकले थे घर से, रेडियो भी कर लिया। तो फिर जिंदगी जो फेंकती रही जो वो फेंकती रही आपने वो कहा, अच्छा हम यार करते आने रहे। दो। मतलब बीच में किसी ने मुझे कहा मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वो भी हूँ, ठीक है। बिल्कुल। ट्रेनर बन गया, फिर मार्केटिंग में चले गए, क्योंकि वहाँ कहीं लिखा हुआ था कि कॉपी राइटर्स जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है। मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, परसू ओके। करना शुरू कर दिया। एंड देन आई बिकेम पार्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। वो कॉपी शॉपी राइटिंग की, तो मुझे पता लगा अच्छा ये तो एम ही, मतलब वो है, दिखावा है सारा, एम ही बातें हैं हाँ। क्रिएटिव की। तो वो मुझे नहीं मिल पाया ख़ास के। इट्स जस्ट लाइक या थिंग्स हैव बीन कमिंग माय वे, आई हैव बीन saying I've not been saying no to anything, and that's why I've been able to do such a diverse palette of work, stand up comedy, improv, पता नहीं क्या ना क्या कर लिया। बिल्कुल। But eventually, yes, the goal is, and the goal will be, to tell some stories, and I think I'll be fine with telling even 2 stories. ओके। मुझे अगर eventually 2 कहानियाँ भी मैंने पहुँचा दी बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, तो I'll be happy with that. नाइस। सो सर, आपको जब देखते हैं ना, तो अभी एक तक तुम मुझे ना बरतानिया का खादिम करार दे रहे आप ये मैं पढ़ाता था, टीचिंग भी कर ली मैंने पढ़ाता भी था मैं मार्केटिंग। here we go, तो that's why I call you sir. तो वो स्टूडेंट्स भी जब मुझे सर कहते थे, तो मैं भी उनसे कहता था यार मैं नहीं, अभी तक ना मेरी नाइटहुड हुई है, हाँ ना हाँ। मैंने कोई ऐसी खिदमत में ज़िंदगी गुजारी है, ना मुझे सर कहा करो, चलो जनाब कह दिया जनाब, करो। चलें जनाब से अगर मुखातिब इज्जत कर। देनी है जनाब फ़हीम साहब, आपसे सवाल ये है। अब मैं साहब हो गया चलो सही 4 ऑप्शंस आपके पास है। सही। सो जो अगला प्रश्न आपके सामने वो ये है कि पैशन झलकता है आपकी आंखों से, एंड अगर कोई बंदा इतनी चीज़ें कर रहा है और जो ज़िंदगी दे रही है वो उठा रहा है, तो इसका मतलब है जब वो रोज़ सुबह उठता होगा ना, वो पैशनेट है। वो सोने से पहले भी वो यही सोचता होगा कि सुबह उठ के फिर से ये करना है।
सो वो इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? एंड वाइल गोइंग थ्रू एवरीथिंग, ऑब्वियसली परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड इतनी आसान नहीं है, फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए, स्टेबिलिटी के 100 मसले होते हैं. सो हाउ यू ट्राई टू बैलेंस दिस थिंग्स, और इस सब के बीच में वो पैशन कैसे जिंदा रहता है अभी तक? आई थिंक आई हैड स्पेंट वेरी बोरिंग कहना चाहिए, मीनिंगलेस भी कह सकते हैं, बट दीज आर हार्ड वर्ड्स. आई थिंक जब मैं 17-18 साल तक की ज़िंदगी मैंने गुजारी थी, आजकल क्या होता है कि 17-18 साल की उम्र में बच्चे अपना पर्पस भी फाइंड कर चुके होते हैं, काम शुरू भी कर चुके होते हैं, फिर थक भी चुके होते हैं, फिर नया कुछ शुरू कर रहे होते हैं. हाँ. तो मैं जिस दौर में ज़िंदा था, उस दौर में व्हेन आई वाज 17-18, बाय दैट टाइम आई डिड नॉट नो एनीथिंग. मतलब आई कुड हैव सेड, आई बीप लगा देना, आई डिडंट नो शिट. ओके. सो वो जज्बा महसूस नहीं हुआ, जितना मैं महसूस कर रहा था, वो लफ्ज़ जो है ना वो साथ नहीं दे रहे इतना थे. नहीं है जनाब. सो वो आई थिंक इट वाज अ वेरी ब्लैंड लाइफ. ये मुझे कहना चाहिए, बहुत ब्लैंड ज़िंदगी थी, क्योंकि अब्बू चाहते थे कि मैं लाइक ज़िंदगी मतलब पढ़ाई में लाइक हो जाऊं और एक ट्रेडिशनल सा बड़ा अच्छा सा काम शाम करूं, इंजीनियर बन जाऊं. तो वो नहीं बन सके हम. ना मुझसे पढ़ाई होती थी, ना मैं इंजीनियर बन सका. कोशिश जारी थी. अब्बू गुजरे तो थोड़ा सा टीनेज में ही अब्बू गुजर गए, तो पता लगा कि अच्छा यार अब लाइफ को फेस करना है, कुछ करना. सो इन दोज टाइम्स आई थिंक समथिंग स्ट्रक. वो बस यूँ समझ लें कि अब मैं वो कहानी में जाएंगे तो वो लंबी हो जाएगी. बिल्कुल. बट यूँ समझ लें कि बस वो एक लाइटनिंग ना उसने स्ट्राइक कर दिया, एंड इट वाज ओवरनाइट. कि बस एक बिजली गिरी दिल पे और दिल बदल गया. वो जब जज्बात बदल गए, हालात बदल गए. वो जब कहते हैं ना, मैं सुनता था जुनैद जमशेद और अली हैदर की आवाज़ में वो एक क्या कहेंगे उसको, नशीद कहेंगे, क्या कहेंगे, चलती थी कि मेरा दिल बदल दे. तो आई कुड रिलेट विद इट, बिकॉज जो वो दुआ कर रहा है वो बस ऐसा था कि इट वाज ओवरनाइट और दिल बदल गया. बस ख़त्म हो गया, सब पास्ट पीछे रह गया, अब सिर्फ आगे देखना था. एंड आगे जो देखना था उसमें आई थिंक वो जो पैशन की आप बात करें, वेयर डज इट कम फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम दैट मोमेंट. I've डन अ बिट ऑफ पोइट्री अबाउट दैट मोमेंट एज वेल. I've spoken a bit about it as well. तो वो उस मोमेंट ने ऐसा कर दिया कि मुझे, जिसे कहते हैं ना, अगले 100 साल पे मेरी नज़र खोल दी. ओके. कि अच्छा ये करना है. ठीक है, अब जब मैं अगले 100 साल कह रहा हूँ, इसका मतलब है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइफ दैट आई एम गोइंग टू हैव, यू नो, कि मतलब आपके पास अगले 50 साल रह गए हैं, 70 साल रह गए हैं. मैं 100 कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी नज़र जो है वो लंबी रेस पे है. मैं कुछ और देख रहा हूँ. जितनी देर भाग सका तो यूँ भागूंगा. मैं कुछ और देख रहा हूँ. हाँ, मतलब मेरा पर्पस, मैं जब सुबह उठता हूँ या मैं रात को सोता हूँ, तो मैं ये नहीं सोच रहा होता कि मेरा करियर ठीक जाएगा नहीं जाएगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा नहीं जाऊँगा, मेरे क्लास फेलोज अब कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ. ये बिल्कुल मेरे जहन में नहीं है. Even it affects my family life as well, because they are also confused कि ये चाहता क्या है ज़िंदगी से. तो वो प्रॉब्लम ये है कि मैं जो चाहता हूँ ज़िंदगी से, वो उन चीज़ों में है ही नहीं जो मैं जो नज़र आ रही हैं कि मैंने पढ़ाई किस में की या मैं काम किस में कर रहा हूँ. वो गोल्स आपके बिल्कुल डिफरेंट हैं. आप इसको बस एक लफ्ज़ में अगर समेट लें तो इम्पैक्ट. ओके. कि इफ़ आई कैन, अगर एक लफ्ज़ लाना चाहूँ तो हाँ, वट एवर दैट. तो मुझे एक बहुत बड़े इम्पैक्ट की तलाश है. ओके. और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद मुझे मेरी ज़िंदगी में ना मिले, लेकिन मुझे चूँकि उस इम्पैक्ट की इतनी सख्त तलाश थी कि मैंने ये फिगर आउट करना शुरू किया कि कैसे आएगा. ओके. तो समझ में आया कि जो आप ज़िंदगी में कर रहे हैं और जब कर रहे हैं और जितना कर रहे हैं, इवेंचुअली आपकी हयात में या उसके बाद कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आ जाएगा. ओके. तो इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी में इम्पैक्ट नहीं देखना, मुझे वो करते रहना है जिसकी वजह से कभी इम्पैक्ट आएगा. एंड यू गॉट टू नो कि आर्ट जो है वो उसका बेस्ट तरीका है. एंड आई फेल्ट कि वट एवर आई वॉन्ट टू से, आई कॉन्ट से इट थ्रू उसकी अकाउंटिंग की लॉग्स में मैं नहीं ढूंढ सकता हूँ उसको. मैं उसको कंप्यूटर साइंस की कोडिंग में नहीं ढूंढ सकता हूँ. मैं AI का इंतज़ार नहीं कर सकता. मेरे पास वो नहीं है कि मैं AI डेवलप करूँ और कुछ कहूँ, इन्वेंशन करके. हाँ, दोज काइंड. मेरी वो लैंग्वेज नहीं है. Exactly. मुझे समझ आ गया कि मेरी लैंग्वेज इज स्टोरी टेलिंग. एंड that's something that has come to me now. और मज़े की बात कि 16 साल या 17 साल की उम्र से पहले मुझे स्टोरीज आती भी नहीं थी. ओके. ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से स्टोरियाँ ये वो करता तो था. आपको नहीं लगता कि पे शायद वो कैनवस खाली इसलिए था क्योंकि वो फेल होना था? हाँ, मतलब वो मोमेंट की बात है ना कि एक आप कनेक्टेड नहीं हैं खुद से. जब आप खुद के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो पर्पज़ की समझ आती है. अब आप जब इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा अब अगला एग्ज़ाम आना है, अब अगला एग्ज़ाम आना है, मैं शायद अपना वो मेरी मॉर्निंग इस तरह गुजरती थी. मैं सुबह मुस्तसर हुसैन तारड़ का वो देखता था मॉर्निंग शो. ये एक रूटीन थी रोज़ की कि सुबह जागना
अम्मी का नाश्ता बना के सामने रखना, हमारा ये इंतज़ार करना कि किसी तरीके से वो मरें 7:20 पे कार्टून चल जाए, क्योंकि 7:20 पे ही हमें घर से निकलना होता था। तो 7:20 से 7:25 तक जितना कार्टून हम देख सकते थे देखते थे दरवाजे पे खड़े होके, और फिर बाहर निकलते थे कि चलो ठीक, क्योंकि वो पूरे दिन में उतना ही कार्टून लगता था। या मतलब पूरे दिन में हमारी ज़िंदगी में 7:20 से लेकर 7:30 तक का पीटीवी पे आते कार्टून, थे, राइट? या 7:20 सुबह 7:20 से लेकर 7:30 तक एक कार्टून लगेगा, और पूरे 24 घंटे में यही कार्टून है जो आपको नसीब है। तो और आपको 7:20 पे निकलना है, तो हम क्यों करके ना 5 मिनट लेट करके 5 मिनट का कार्टून देख के निकल जाते थे। तो वो 20-25 मिनट का रास्ता था स्कूल तक का। तो रोज़ मैं सूरह यासीन खोल के पढ़ता था, क्योंकि रोज़ मैंने होमवर्क नहीं किया होता था, एंड दैट वाज माय लाइफ। और मैं रोज़ स्कूल जाता था और अल्लाह के फजल से रोज़ पिटता था। तो वो बस एक था कि नहीं, मतलब ये होता ना कि ये जब ज़िंदगी है तो इस ज़िंदगी में ना कुछ सोचने का इतना मार्जिन, बेसिकली आपको किक नहीं मिल रही थी लाइफ किक नहीं मिल रही थी लाइफ में। तो फिर सलमान खान आया में जुम्मे की रात जनाब जुम्मे की रात पे नाचे ना। So that was quite interesting. I think इसके दरमियान में आपने बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच भी दे दी है फॉर एनीवन आउट देयर हु इज लुकिंग फॉर अ दे स्टिल नीड टू फाइंड देयर पैशन। उन्होंने 2-3 चीज़ें ट्राई कर ली हैं और वो टॉक्सिक हो चुकी हैं, तो ये मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए। अच्छा, ये इसलिए मुझे कहते हैं मैं मोटिवेशनल स्पीकर हो गया जो मुझे पता भी नहीं था और मैं हो गया था। Exactly. So my next question is theater, right? For me so far it was the best moment, जो मैंने जितना भी तक थिएटर किया है, वो जो आपको लाइव रिएक्शन मिलता है, इट्स समथिंग लाइक स्टेज आपको एक एनर्जी दे रही होती है। सो आई लाइक टू नो अबाउट थिएटर कल्चर फ्रॉम यू। इस्लामाबाद में कैसे था, लाहौर में कैसे था, ओवरऑल इन पाकिस्तान, एंड व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दैट? देखिए, मैंने जब किया था इस पे बारहा बात की है, लेकिन मैं चाहूँगा उसको थोड़ा सा एड्रेस करना। कोई भी काम हो, चाहे थिएटर हो, रेडियो हो, टीवी हो, वेब हो, जो भी आप जिस भी मीडियम को पकड़ना चाहते हैं ना, फिल्म हो, आमतौर पे कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री कि जी हमारी फिल्म इंडस्ट्री। अब मतलब मैं उनको चुप कराता हूँ, मैं कहता हूँ यार फिल्म इंडस्ट्री ना कहो, नहीं है इंडस्ट्री। क्योंकि ना कोई इंस्टीट्यूशन है फिल्म का ठीक सा कि जी जो लीड अप करता हो एक जॉब को या एक रोज़ी रोटी को। तो फिल्म जो है ना वो आजकल आउट ऑफ पैशन ही बन रही है, जितने बना रहे हैं आउट ऑफ मनी एंड आउट ऑफ पैशन। बिल्कुल ठीक है, अपना शौक पूरा कर रहे हैं लोग। सो इंडस्ट्री की शक्ल नहीं है उसकी। तो जो भी काम होता है वो अच्छा तभी हो सकता है या मुनासिब तभी हो सकता है जब वो इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जब वो इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये ऐसा ही होता है कि 20 बुरे काम होते हैं, एक अच्छा निकलता है। 20 बुरे एक अच्छा, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, जो मर्जी हो, जहाँ मर्जी हो। रेडियो पे भी लाइक ऐसा, जहाँ पे रेडियो एज इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड हैं यूके वगैरह में, बाकी जगहों पे ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि सभी अच्छे होते हैं। ओके एक शाइनिंग स्टार होता है, बाकी सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, वो वेल ट्रेंड होते हैं क्योंकि इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी है, और फिर इवेंचुअली उस जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे लोगों का मुस्तकिल रोज़ी रोटी होना बहुत ज़रूरी है। ओके थिएटर पाकिस्तान में वैसा, मैं 70s 80s की बात नहीं करूँगा, पर उसके बाद का ही मैंने देखा है, जितना देखा है कि वो रोज़ी रोटी उन्हीं लोगों के लिए था जो पंजाब में कुछ अरसा काम करते रहे। हमें नज़र आया कि अच्छा ठीक है, इनका सुबह भी थिएटर से होती है, शाम भी थिएटर से होती है, इनके घर थिएटर से चल रहे हैं। तो वो वहाँ इंडस्ट्री बना रहा, और हम उसे बार बार कोसते रहे कि ये ठीक नहीं है, ये नाच गाना है, ये वल्गर है, ये जो मर्ज़ी है। वल्गर माशाल्लाह जितना द फाइनेस्ट ब्रिटिश कॉमेडीज़ वो जितनी वल्गर हैं उतनी वल्गर तो नहीं है ये। ओके ठीक है, चाहे वो लिबास के मामले में हो या वो जोक्स के मामले में हो, मतलब उतना वल्गर हो ही नहीं सकता जितना बेस्ट फाइनेस्ट ब्रिटिश कॉमेडीज़ या ब्रिटिश कंटेंट होता है। ओके सो हमने उसको कोस कोस के उसको पेंडू करार दे के, उसको गंदा करार दे के उसको बंद करा दिया। यही चीज़ फिल्म इंडस्ट्री के साथ हुई कि एक इंडस्ट्री थी जो कि लाहौर में 80s 90s के दौरानिया में चल रही थी, टॉक्सिक थी, ठीक है अपनी जगह, बट वो एक इंडस्ट्री थी, वो एक एग्जिस्ट करती थी। उसमें डेवलपमेंट करने के बजाय उसको हमने कोस के ख़त्म कर दिया, तो फिर हमें रीस्टार्ट करना पड़ा हर चीज़ को। सो अब थिएटर भी कुछ इसी तरह से है कि थिएटर भी किसी की रोज़ी रोटी नहीं बन पाती। ओके हर किसी, जितने थिएटर, एक ही इंस्टीट्यूशन है नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है कराची का नापा, तो वहाँ पे थिएटर की डिग्री हो रही है। कोशिश की थी पिंडी NCA में भी इस चीज़ को शुरू करने की, क्लियर पेमेंट ने, मैं उसमें उस शुरू में उनका हिस्सा रहा था रिसर्च में, तो वो बट वो नहीं हो सका। अब जब पढ़ाई नहीं हो रही थिएटर की,
जगह ही नहीं है थिएटर की। तो जो भी थिएटर से एसोसिएटेड होता है उसका इवेंचुअल गोल यही होता है कि कोई टीवी वाला उठा ले या कोई फिल्म वाला उठा ले, एग्जैक्टली। या हमें कोई और काम मिल जाए, आखिर में मजदूरी करने को मिल जाए। लेकिन ये कि थिएटर खुद कैन नॉट लुक आफ्टर यू अनलेस आपको बहुत कॉरपोरेट के साथ लिंक्ड हैं और आपका कोई एक वो लगा हुआ है, जिसको कहते हैं ना फुद्दू जिसे बोलते हैं, कि वो लगा हुआ है, तो बस ठीक है, अब आप उसको फ़ायदा उठा रहे हैं और स्पॉन्सर्स पे स्पॉन्सर उठा रहे हैं और अपना कमा रहे हैं, बट इट डज़ नॉट लुक आफ्टर द होल टीम. It cannot look after you as an actor, cannot look after you as a writer, as a director, as a technical person. वो बस आप फिर इंतज़ार में ही होते हैं कि चलो कुछ और करते हैं. The only institution that we find is NAPA, and I think वहाँ से कुछ काम निकलना अब शुरू हुआ है. Okay. Yeah. And where do you see the integration of, for example, हमारे पास National Council of Arts है, they have a good theatre. अब बात वही है कि थिएटर की डिग्री हो रही है वहाँ, I don't think so. नहीं हो रही ना. Right. सो जब थिएटर की डिग्री नहीं हो रही, और तो उसके बाद क्या होगा कि जब वहाँ से कोई निकलेगा तो वो अपना ही कुछ बन के निकलेगा. लेकिन उनके पास एक फैसिलिटी तो है ना, they can at least give that facility to NCA, पिंडी NCA, कि आपके स्टूडेंट्स और कुछ नहीं तो चलो महीने में एक आध प्ले यहाँ पे कर सकते ये तो हो रहा है. यूनिवर्सिटीज़ में तो परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की. they can perform in National Council of Arts. बिल्कुल दे सकते हैं, बट उसके लिए ये सोच चाहिए होगी बिल्कुल. कि जी मैं यहाँ पे जैसा एक हमारा मिजाज चल रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ में रिलीजन हम घुसा के आर्ट को या एक्सप्रेशन को बंद करने की कोशिश करते हैं, तो वो वहाँ भी यही माहौल होगा. आप NCA में घुसें तो आपको और मज़ीद अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे भी जो काम पढ़ रहा होगा और पढ़ते हुए अपनी पढ़ाई को कह रहा होगा ये हराम है. तो वो मतलब जब इस किस्म का माहौल बना हुआ हो ना, तो लोग इतने मोटिवेटेड नहीं होते. स्पेशली NCA बीइंग सरकारी इदारा, तो सरकारी इदारे में वैसे ही हर कोई नौकरी करने आया होता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं होती कोई पैशन वैशन को वो करके. आजकल पैशन जागता तभी है जब पीछे पैसे साथ लग रहे हों. Okay. तो तब वो USAID या डिफेड या ये वो प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, तो अचानक उनके अंदर का पैशन जाग जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पैसे आ रहे होते हैं. अचानक जैसे ही फंड आने थोड़े से बंद होते हैं, थोड़े से क्लोज होते हैं, सारा पैशन घर चला जाता है. सो वो इस किस्म के इनिशिएटिव हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहेगा. इस्लामाबाद में जो थिएटर शुरू हुआ था वो भी इसलिए शुरू हुआ था बिकॉज वो बड़े टॉप से इंस्ट्रक्शन आई थी. अच्छा. वो कोई मतलब ऑर्गेनिकली बनी हुई चीज़ नहीं थी. हाँ, वो हमारी खाम ख्याली है कि ये ऑर्गेनिकली बड़ा अचानक थिएटर उठ पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था. द सिंपल रीज़न वाज कि उस वक्त वो चल रहा था, मुशर्रफ का दौर चल रहा था. एंड मुशर्रफ आप जानते हैं, ही वाज वेरी कीन इन आर्ट्स, एंड ख़ुद भी लाइक उनके घर में भी वही माहौल है, और वो ख़ुद भी रंगीन आदमी, हाँ, शौक रखते हैं, शौकीन मिजाज आदमी. मतलब वहाँ पे इवन जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट हाउस में भी परफॉर्मेंसेस वगैरह हुआ करती थी. तो मैंने तो नहीं देखी, लेकिन ये कि हम जानते थे कि अच्छा ये परफॉर्मर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और स्पेशली सारा. तो वो एक कीन इंटरेस्ट रखते थे, और वो जब कीन इंटरेस्ट रखते थे तो उन्होंने PNCA का भी बुनियाद रखवाई, उन्होंने NCA उसकी नापा की बुनियाद रखवाई, पिंडी NCA, ये सारा जो एक जितने भी कल्चरल एक्ट. अब वो जब इस्लामाबाद आया तो उसने मुशर्रफ साहब ने देखा जी कि ये तो इस्लामाबाद तो बड़ी सैड सिटी है. ठीक है, मतलब मैं दुनिया में जाता हूँ वहाँ पे, मैं तो इमरान खान हो गया. तो वो जाते थे भी, दुनिया देखी है, तो देखते देखते वापस आते तो कहते जी यार हमारा जो कैपिटल है वो बेचारा कल्चरली बिल्कुल डेड है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कल्चर में एक बड़ा नाम था उसको पिक किया. पाकिस्तान में कल्चर एंड हेरिटेज को कुछ करने के लिए एक जो नाम सामने आ सकता है वो कामरान लाशारी था. ठीक है, अब कामरान लाशारी को आजकल लोग बिलाल लाशारी के अब्बू के नाम से जानते हैं, लेकिन अच्छा लेकिन ही वाज एन एंटिटी ऑन हिज ओन. अभी भी ही इज़ लुकिंग आफ्टर द वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर. सो यू नो, जो वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर जितना इस्टेब्लिश हुआ है और जितना खूबसूरत हुआ है, वो सारा उनके अंडर हो रहा है. वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं मौला जट का बीज उन्होंने तो नहीं बोया था बिलाल में. I mean, Bilal must have culture, हाँ, he must have seen what his father is after, and ज़ाहिर है वो एक्सपीरियंस, वो तजर्बे, वही इवेंट्स, वही पार्टियाँ, वही लोग, तो उनमें ज़ाहिर है वो एक आ जाती है. यश चोपड़ा का बेटा आदित्य चोपड़ा हो सकता है. यश जौहर का बेटा करण जौहर हो सकता है. ये पॉसिबल है. अब लोकल में देख लें तो आसिफ रज़ा मीर का बेटा हादर रज़ा मीर हो सकता है. तो इसलिए वो बिलाल भी ज़ाहिर है उसने देखा होगा ये सब अपने माहौल में. सो उनको बुलाया गया, उनको CDA का चेयरमैन बनाया गया. इस ड्यूटी से कि इस्लामाबाद को एक कल्चरल हब बनाया जाए चीज़ों का. And he brought in one of his acquaintances, which was Shah Sharabil, लाहौर से. ये सब लाहौर के लोग हैं. कामरान लाशारी फ्रॉम लाहौर brought to Islamabad. कामरान लाशारी brought
शाह शराबील फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, एंड ड्यूटी दी गई कि जी कुछ हो जाए इसको उठाएं, चुक के रखें. यू विल हैव ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट एंड ऑल द सपोर्ट फ्रॉम दी यहाँ पे जितने एंटिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ से सपोर्ट मिल सकती है वो आपको दी जाएगी. तो कॉरपोरेट्स गॉट ऑन बोर्ड, CDA गॉट ऑन बोर्ड, द गवर्नमेंट वाज ऑन बोर्ड, cultural ministry was on board, everyone was on board, and that's why it became what it became. And as soon as that disappeared, 2008 में जैसे ही ख़त्म हुआ, तो 2009 में मैंने फैसला किया कि आइंदा थिएटर नहीं करना. तो वो जो शाह शराबील, if I'm correcting his taking his names right, उन लोगों ने वो जो सबको चस्का लगाया, बिकॉज ये नाम मैंने पहले भी सुना है और बहुत लोगों से सुना है. हाँ. उनको सबको चस्का लगा के इन्होंने छोड़ दिया, बाद में सप्लाई बंद कर दी. नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा. आई थिंक ही हैड हिज ओन पर्सनल जर्नी टू लुक आफ्टर. जाहिर है वो उनका लाहौर में भी काम था, फिर ही शिफ्टेड टू UK एज वेल, ब्रॉड टुक हिज बिजनेस एंड स्टफ. सो वो उनकी अपनी अपनी जर्नी है. वो ऐसा थोड़ी है कि उनका ही काम था सब कुछ करना. बट बहुत सारे और लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. फॉर एग्जांपल उस टाइम में उनका फॉल आउट हुआ तो उस्मान खालिद भट्ट एंड हिज टीम, जिसमें अली रहमान वगैरह एंड हरीम लेटर, वो लेटर हुआ. मैं भी फिर थोड़ी देर से इस क्लाउड का हिस्सा बना, तो मैंने अपना भी काम किया बहुत सारा. सो यूँ हर कोई मतलब कहीं ना कहीं हल्का फुल्का अटैच रह के ये देख के कि ये काम कैसे होता है, या फिर किसी ने दूर बैठ के देखा कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं. तो यूँ चूँकि सपोर्ट मौजूद थी तो हर किसी को लगा कि अच्छा ये तो हम कर सकते हैं. यही होता है जब स्टेट सपोर्ट साथ होती है तो हर किसी को लगेगा कि वो कर सकता है. जब स्टेट सपोर्ट साथ नहीं होती तो हम जैसे लोग भी, जिनको बाकी लोग थोड़ा बहुत टैलेंटेड समझते हैं, हम भी अपने ऊपर शक करने लग जाते हैं कि शायद हमसे नहीं होगा. बिल्कुल. तो फिर आपको पूरा अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकिंग करके दोबारा अगली सुबह जागना पड़ता है कि हाँ जी. सो उस टाइम पे हालात आसान थे. दैट्स व्हाई थिंग्स हैपेंड. एंड एज सून एज हालात थोड़े से तंग हुए तो बस फिर वो विदर वे हो गया, वो ख़त्म हो गया. फिर सब ने अपनी अपनी जगह ढूंढी. किसी ने कराची जाके फिल्म और ड्रामा में अपनी जगह ढूंढी, किसी ने लाहौर में जाके म्यूज़िक में अपनी जगह ढूंढी. तो यूँ बस बिखर बुखर से गए. ओके. एंड व्हाट्स द करंट सिचुएशन ऑफ थिएटर नाउ? Sarmad Khusar, Olum Apollo, they are doing some plays here and there. Dawar is doing some plays. कराची में I'm not aware. I think primarily कराची में 2 इदारे हैं जो कि बहुत ज़ोर से काम कर रहे हैं. वन इज़ नापा एंड वन इज़ पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची. ये अपना मतलब फेस्टिवल्स कराते रहते हैं, ये कोशिश करते रहते हैं. नापा में ज़्यादातर मसला ये होता है कि वो नापा ही के लोगों को इक्विप करते हैं, उनको ही फैसिलिटेट भी ज़्यादा करते हैं. बट दैट्स गुड इनफ बिकॉज उनके पास हज़ार स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है जो कि जिनको काम करना है, करना चाहिए, तो वो करते रहते हैं. फेस्टिवल्स होते हैं तो इंटरनेशनल फेस्टिवल जब नापा में हो रहा है तो हाँ उस वक्त फिर बेशबहा लोग लाहौर से, इंडिया से, टर्की से परफॉर्मेंस करने आते हैं तो उस फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं. दैट्स ग्रेट. तो वहाँ पे वो चल रहा है, एक मिजाज, एक माहौल बना हुआ है. अभी भी एक प्ले ख़त्म हुआ है कुछ दिन पहले नापा में, 10 दिन चला था. वेरी नाइस प्ले, रीडर के नाम से. फिर पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में भी फेस्टिवल्स होते रहते हैं. फेस्टिवल्स के अलावा फिर ज़ाहिर है वो फैसिलिटेट उस टीम को, कॉपी कैट जैसी टीम जो अनवर मकसूद के प्रोजेक्ट्स के साथ जिन्होंने काम शुरू किया था, फिर अभी बाकी भी उन्होंने कुछ ना कुछ किया, तो वो भी चल रहे हैं. उसका सीन ये है कि वो बहुत ही ग्रैंड बना देता है अपने आप को. जो वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं तो वो एक बड़ी लिमिटेड, अगेन वो एक लिमिटेड अरसे तक वो एक एक्सपेरिमेंट चल पाया बिकॉज उसकी एक्सपेंशन ओवरग्रो भी कर गई और मार्केट में बहुत ज़्यादा उसने अपना नाम भी पॉजिटिव अंदाज में नहीं फैलाया इन टर्म्स ऑफ बीइंग प्रोफेशनल्स. सो वो आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी का वो जो डिटीरिएटिंग क्वालिटी थी वो नज़र आनी शुरू हो गई. तो काम किया उन्होंने भी अपना, और बाकी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी हल्की फुल्की कोशिश करते रहते हैं. कोई 5 दिन का प्ले कर लेता है, कोई 10 दिन का प्ले कर लेता है, तो वहाँ चल रहा है. लाहौर का सीन आई एम नॉट वेरी मच अवेयर. यस, ओलम अपोलो कुछ ना कुछ थिएटर परफॉर्मेंसेस को सपोर्ट करते हैं. कॉलोनी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. आई थिंक कॉलोनी म्यूजिकल्स वगैरह बनाने में दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. एंड अदर देन दैट नहीं, आई एम नॉट मच अवेयर. Yeah. So now talking about the product of the theatre, right? The actors, the performers. हमारी इंडस्ट्री को अभी तक क्यों नहीं समझ लग पाई कि यार कास्टिंग जो है ना वो रंग, रूप, नस्ल, मेरे ख्याल इसके ऊपर भी कायदे आज़म को जाते जाते एक फरमान देना चाहिए था कि मेरे मुल्क के जो एक्टर्स हैं ना उनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, उनका मॉडलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है. और मुझे लगा था एक पॉइंट पे कि शायद अब इंडस्ट्री को थोड़ी समझ आ जाएगी. क्यों ना हमसाये के घर देखते हैं ना कि नई गाड़ी आई है या उनका रवैया बदल गया तो चलो अपना भी थोड़ा बेहतर कर लेते हैं. वो उससे भी ज़्यादा एक और गार्बेज में जा रहे हैं. मेरा पर्सपेक्टिव है कि अब
अच्छा जो वायरल हो गया है, बेशक कुछ आता हो या ना आता हो, उसको उठा लो, और उसकी एग्जांपल्स भी हैं. सो ये हमारी इंडस्ट्री को कब समझ लगी कि यार ये जो तुमने लाइट्स लगाई हैं, ये जो तुमने कैमरे लगाए हैं, जो तुमने इतना पैसा लगाया है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स फॉर द एक्टर. अगर तुम्हारे पास वो परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो जान नहीं है कैरेक्टर में, तो तुम क्या करोगे? डजेंट मैटर. ये समझ अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी. इसकी वजह ये है कि 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है बॉलीवुड, अभी तक ये उसको समझ नहीं आई. आप जो पड़ोसी का जिक्र कर रहे हैं, वो पड़ोसी उसको भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में रखता है, वो को फर्स्ट ईयर में उतना नहीं लेके आता. ये एक जो इरफान खान और नवाजुद्दीन का आप सोच रहे हैं या जिक्र कर रहे हैं, राजकुमार राव है, इफ यू सी नाउ. बट ये बहुत एक जैसे कहते हैं ना, ये वो चीज़ नहीं. अभी ख़वातीन के मामले में अगर हम ज़्यादा पर्टिकुलर होकर देखें, मर्दों में फिर भी चल जाता है. मर्दों में शक्ल शाहरुख खान की भी नहीं थी बिल्कुल, लेकिन, तो इसलिए हम उसे ग्रोथ नहीं करार दे सकते. धर्मेंद्र जिस शक्ल के साथ परफॉर्म कर गया, राजेश खन्ना जिस शक्ल के साथ सारी ज़िंदगी हीरो बना रहा, तो ये कोई नई बात नहीं थी कि मर्दों में बॉलीवुड ने ऐसा कोई तजर्बा किया है. It all comes down to when you look at the female actors. ओके. कि अगर फीमेल एक्टर्स को वो रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाए, चाहे वो एक ट्रेडिशनल अपना आउटलुक रखती हैं नहीं रखती हैं, तो समझ आएगी कि हाँ ये अच्छा काम हो रहा है. एंड उस केस में आई थिंक बॉलीवुड अभी तक बहुत पीछे है. ओके. जब तक वो पीछे है, हम तो बहुत ही पीछे हैं ना. मतलब बॉलीवुड के लिए तो जो बॉलीवुड का प्रोडक्ट जा रहा है वो तो इंस्टीट्यूशन से जा रहा है. उनके पास तो इंस्टीट्यूशंस मेरा ख्याल है 60s से मौजूद हैं. Yeah. फिल्म इंस्टीट्यूशंस, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशंस Drama, मौजूद yeah. हैं. तो वो अगर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतना एक्सपोजर होने के बावजूद, इतने फंड्स होने के बावजूद, इतनी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी होने के बावजूद ये नहीं कर पाए, हम तो फिर इनसिक्योर हैं. हम तो फिर वो हैं अल्लाह के फजलो करम से जाहिल भी हैं. कोई मतलब उसमें भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई. हमें ये काम भी नहीं आता. तो जब हमें ये सब नहीं आता तो जाहिर है हम फिर बहुत पैकेजिंग पे ही फोकस करेंगे ना. हमें जो समझ आती है हम उसी पे ध्यान देंगे. भाई लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग हमें शक्ल देखना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं. टैलेंट वेलेंट का तो किसी को नहीं पता. तो जब टैलेंट का किसी को पता ही नहीं है, जो बना रहा है उसको नहीं पता, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं. हाँ, इंडिया में एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जहाँ पे जो सुपीरियर एक्टर्स हैं वो वाकई इस चीज़ को भुला चुके हैं कि वो कैसे दिखते हैं. बिल्कुल. एंड दैट्स मैं उसमें साउथ में भी नहीं कहूँगा. मतलब साउथ मैंने एक्सप्लोर किया काफ़ी, बट साउथ में भी जो सिनेमा मैं देखता रहा वॉज द तेलुगु इंडस्ट्री. वो भी अभी तक इससे नहीं निकल पाए हैं. मैंने तमिल देखा, वो भी इतने नहीं निकल पाए. देयर जो रेशो है उनकी वो बेहतर है. बट देयर इज़ एन इंडस्ट्री कॉल्ड मॉलीवुड. ओके. मलयाली फिल्म इंडस्ट्री है. वो प्रॉब्ली एक तो साउथ एशिया की बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है, हैंड्स डाउन. ओके. एंड सेकेंडली दे हैव आउट, वो अपने आप को इस चीज़ से ज़मानों पहले निकाल चुके हैं. ओके. वो अब उनको कोई फिक्र नहीं है कि शक्ल कैसी है, अक्ल कैसी है, जिस्सामत कैसी है, जुस्सा जिसको कहते हैं ना, ना शक्ल ना जुस्सा, वो नहीं देखते हैं. उनको ये कहानी कैसी है, कहानी में क्या चाहिए, और दे ट्रू टू देयर स्टोरी विच इज़ ब्रिलियंट. आई मीन दैट काइंड ऑफ जॉनरा वो बॉलीवुड में अभी बेचारा रेंग रहा है, वो अभी वहाँ नहीं पहुँचा. सो व्हेन यू से दैट वी शुड बी इंस्पायर्ड बाय आवर पड़ोसीज, वी आर बीइंग इंस्पायर्ड बाय आवर पड़ोसीज, बट वी आर नॉट इवन वॉचिंग द मलयाली फिल्म्स. जब हम वो देख ही नहीं रहे हैं तो बॉलीवुड तक तो हम फिर भी पहुँचे हैं. हमें वही गोरी लड़कियाँ चल रही हैं मार्केट में, और क्या है बॉलीवुड में, मुझे बताएं कहाँ है वो नई शक्लें और वो. When I'm talking about this changes, I'm talking about Netflix. जैसे राधिका आप्टे है, if you see recently film trend कह रही थी डार्लिंग, मोनिका डार्लिंग प्रॉब्ली, उसमें हुमना है शायद, I उनका नाम सही नहीं ले रहा, लेकिन these are not typical Bollywood faces. So राधिका आप्टे जैसा ग्लैमर कोई लाना शुरू कर दे पाकिस्तान में तो जगह उसको भी मिल जाएगी. बिल्कुल. राधिका आप्टे, यस, वो अपनी एक्टिंग की वजह से उसने जगह बनाई है, बट राधिका आप्टे इज़ नो दीपिका पादुकोण रियली. मतलब वो एक्टिंग टैलेंट वाइज शायद बाकियों से कईयों से बेहतर होगी, बिल्कुल, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाई जहाँ पे उसको होना चाहिए. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी. राइट नाउ इफ यू सी, हाँ, एक्सेप्ट हो रहे हैं. Yes, because Netflix पे अगर आप if you go and see the number of content right that's coming out, उसमें राधिका आप्टे आपको ज़्यादा मिलेंगी as compared to the. अब हम वहाँ से थोड़ा सा हटते हैं. मतलब ये नेटफ्लिक्स की जो दुनिया है वो ज़रा सी अलग दुनिया है.
व्हेन आई एम स्टिकिंग टू बॉलीवुड, हम वो देख रहे हैं जो ये इस तरह का काम है, इस तरह का काम करना भी बहुत ज़रूरी है ना। बॉलीवुड इस तरह का काम कर भी नहीं रहा था पहले। बिल्कुल। सो जब उसने करना शुरू किया है तो एक तो जब आप देखते हैं तो आपको पता भी चलता है कि अच्छा इनसे बेचारों से अभी तक हो भी नहीं रहा, अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप में आ रही हैं, कोई इक्का दुक्का चीज़ें हाँ ठीक निकल रही हैं, बाकी बेचारा लूज ही है। तो दूसरा ये कि इस तरह का जब आप काम करना शुरू करेंगे तो वैसा काम कमली और जॉयलैंड जैसा जो हमें देखने को मिल रहा है हमारे लोकल में, उसमें ये एक्सेप्ट किया जा रहा है। वेरी वेरी रॉ फेसेस, वेरी रॉ टैलेंट, वेरी नेचुरल एक्टिंग, वो जैसे ही हम करनी शुरू कर देंगे तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग। आप डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का भी तो कहानी पे फोकस हो। बिल्कुल। जब वो होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप निकल आएंगे उससे। मैं चूँकि मिसाल उनकी बड़ी एंटिटी की दे रहा था जो बॉलीवुड, विच इज़ द जायंट विच हैज़ बिन देयर फॉर 100 years एंड हैजंट रियली इवॉल्व्ड। बिल्कुल। तो वो वहाँ पे नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने मेन स्ट्रीम से कि तो वो मेन स्ट्रीम से ही सीखेगा ना। दिस नेटफ्लिक्स की दुनिया इज़ देयर पैरेलल सिनेमा, इट्स नॉट देयर मेन स्ट्रीम फॉर्म ऑफ मेकिंग मनी। सो जब वो पैरेलल है तो आपका पैरेलल भी ठीक चल रहा है, लेकिन है थोड़ा ना, बहुत छोटा है। जाहिर है हमारा मेन स्ट्रीम ही इतना छोटा है, उनके पैरेलल की एक छोटी परसेंटेज उठा लें तो वो हमारा मेन स्ट्रीम है अगर आप स्केल की बात करें। तो इसलिए हम भी सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, बट ये कि टाइम लगेगा। ज़ाहिर है उसमें एजुकेशन का बड़ा रोल है। अगेन द टाइप ऑफ पीपल हु वर्किंग, हमें लगता था पीटीवी के दौर में बड़ा अच्छा काम होता है, इट वाजंट द टाइम्स। लोग हम वैसे ही थे, हम उतने ही जाहिल थे जब पीटीवी का दौर चल रहा था, जब अच्छा काम हो रहा था। इट वाज जस्ट द सेलेक्ट नंबर ऑफ पीपल हु वर गिवन वर्क, बाकियों के पास काम ही नहीं था। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाला सीन नहीं, ऐसा नहीं था। वो ये था कि वो सरकारी इदारा था, उसमें जगह ही इतनी सी थी, तो उस छोटी सी जगह में कुछ लोग रेडियो से आए, कुछ लोग जो है वो थिएटर से आए, वही 4-5 लोगों के पास जो था वो काम था, इसलिए वो मयारी काम करते थे और वो हमें नज़र आता था। तो वो आप और मैं तो दूर दूर तक उसकी एक्सेस में थे ही नहीं ना। हमें तो उस जो शो हो रहा है उसकी टिकट भी मिल जाती थी तो बड़ी बात होती थी। आज आप भी बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं बैठा डिजिटल पे शॉर्ट्स बना रहा हूँ, मैं फिल्मों का भी हिस्सा बना हुआ हूँ, मैं स्टैंड अप भी कर रहा हूँ। तो ये जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो क्वालिटी गिरती है। सो जब थोड़े लोग काम कर रहे थे और बाकियों को जगह ही नहीं मिल रही थी तो काम में आ रही था, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई अच्छी बात है। काम तो फैलना चाहिए, बिल्कुल। जब काम फैलेगा तो कहीं जाके क्योंकि उस दौर में भी जब चंद लोगों के पास कंटेंट बनाने को था, उस दौर में भी बुरा काम होता था। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक तो आपने मतलब उसको कैद किया, अपनी मोनोपोली बनाई हुई है, उस मोनोपोली में भी आप रेयरली को अच्छा काम निकाल रहे हैं। दैट्स सैड। जस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन कि उसमें ज़्यादा रोल राइटर्स का नहीं था, इफ़ यू सी कि तब मैच्योर राइटिंग थी काफ़ी ज़्यादा। हाँ, पूरे का पूरा वो एक आ जाता है उसको मतलब मैं क्या बोलूँ, पूरा एक जो नेटवर्क कह लें, इकोसिस्टम। हाँ, वो इकोसिस्टम जो था वो रेडी था इस चीज़ के लिए। तो जो डायरेक्टर है वो भी किसी राइटर की तलाश कर रहा है, तो वो जानता है उसे क्या चाहिए। अब हम पुराने दौर की ड्रामों की बात करें तो हम अक्सर हसीना मोइन के ड्रामों से निकल ही नहीं पाते हैं। बहुत हो गया तो इक्का दुक्का नूर मकसूद का ड्रामा उठा लेते हैं, इशफाक अहमद के भी, इशफाक अहमद का। तो ये 3-4 के अलावा हमारे पास, और इशफाक अहमद के मैं आपको पूछूंगा तो आपको 3 ड्रामे भी नहीं याद होंगे, 2 भी मुश्किल ही है, मतलब मुश्किल ही है कि किसी को बस ये नाम किसी को पता होगा, मंचले का सौदा और इक्का दुक्का को और होगा। एक मोहब्बत सौ अफसाने में कई खान, तो अब एक मोहब्बत सौ अफसाने हो गया, ड्रामा 83, ड्रामा 84, ड्रामा 74, ये जो हो गए, जो साल का एक ड्रामा निकलता था, दिस वाज गुड क्वालिटी वर्क। बट पॉइंट ये है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं, उनका एक बड़ा महदूद किस्म का वो था। सो वो लाइक ईयरली ड्रामाज होते थे, राइट? हाँ, ईयरली ड्रामाज भी होते थे। देखिए ड्रामा बहुत सारे बने थे उस टाइम पे, ऐसा नहीं था कि हम अभी अब कहेंगे ना कि यार पीटीवी के दौर में कितने अच्छे ड्रामे बनते थे, धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयाँ, अल्फा ब्रेवो चार्ली। अभी देखो ना, आहिस्ता आहिस्ता कुछ 3-4-5 ड्रामों के नाम याद आएंगे। फिर जब किसको सही पता होगा तो वो जाएगा कहेगा वारिस अच्छा ड्रामा था, जांगलूस अच्छा ड्रामा था, चलो वक्त अच्छा ड्रामा था। अब ये कुछ 7-8-9, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड 30 years ऑफ ड्रामा मेकिंग, या 25 years कर लो, चलो 25-30 सालों का एक दौर है जिसमें ये महदूद सा काम हुआ था। आजकल एक साल में उतने ड्रामे बन जाते हैं
जितने उस टाइम इतने सालों में बने थे। सो जब आप एक्सपैंड करेंगे काम को तो आपको और मुझे मौका मिलेगा कुछ डिफरेंट काम करने का। इसीलिए उस टाइम पे एक ही तरह का काम आपको नज़र आएगा। उसमें एक इनोवेशन होती थी, कहानी में इनोवेशन होती थी। सो व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ राइटर, तो वो राइटर से एक्सपेक्टेड है कि वो गाढ़ी बात कर सकता है। वो 1 घंटे तक गाढ़ी बात कर सकता है। ओके, ठीक है। अशफाक अहमद जैसा राइटर, आप ये एक्सपेक्ट कर, एक राइटर बैठा हुआ है और एक प्रोड्यूसर बैठा हुआ है। उस टाइम पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं होते थे, प्रोड्यूसर ही होता था सिर्फ। बट ये कि एक चैनल बैठा हुआ जो भी डिस्कशन कर रहा है, अगली सहमाही जिसको बोलते हैं, 3 मंथ्स का प्लान बन रहा है, तो सहमाही के लिए 13 किस्तें चाहिए, 13 से 14वीं नहीं चाहिए। ये बड़ी कंट्रोवर्सी थी उस टाइम पे। आंगन टेढ़ा के टाइम पे आंगन टेढ़ा वांटेड टू मेक अ 14th एपिसोड, आई थिंक 14th या 2 और एपिसोड बनाना चाहते थे, नहीं बनाने दिया पीटीवी ने, अलाउड ही नहीं था। Because 3 months में you have to wrap it up. You have to wrap up the 13 episodes and that's it. That's why it ended abruptly. Because अनवर साहब से उसको कोई वो करना था, उनको जल्दी में, बस वो जल्दी से समेटना था, तो उन्होंने जल्दी से समेट दिया बिकॉज वो स्टोरी बढ़ रही थी आगे। सो अब देखें कि लिमिटेशन क्या है, 13 एपिसोड। आजकल डिस्कशन ये हो रही है ड्रामा में कि यार ऐसा है ना कि 25 एपिसोड में 26 हो गए हैं, 25 में ना पूरे नहीं होते, ऐसा करते हैं 40 कर लेते हैं। पिछले जो 2-3 साल गुजरे इसमें 40-45 एपिसोड्स बनाने की कोशिशें की गई। द मोमेंट ड्रामा हिट होता था वो लास्ट एपिसोड, हाँ बड़ी, तो वो कहानी है नहीं आपके पास, नयापन है नहीं, और आप उसे 45 एपिसोड पे खींच रहे हैं। एग्जैक्टली। तो क्वालिटी हर्ट होगी। सो उस टाइम पे जब एक्सपेक्टेड ही यही था कि अच्छा मयारी महदूद काम करना है, क्योंकि 3 महीनों में उसे ख़त्म होना है, बस फिर वही होता था। बिल्कुल। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ वर्क नज़र आता था। अब मार्केट ओरिएंटेड है, ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी कि उस टाइम पे पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो गवर्नमेंट स्टेट का पर्पस फुलफ़िल करता था। वो स्टेट का एक इदारा था जो स्टेट के मकासद को के हसूल के लिए इस्तेमाल होता था। लोगों को एंटरटेन्ड रखना है, बिजी रखना है, ख़बरनामे के थ्रू उनका प्रोपेगेंडा ऑन रखना है, सीन ऑन रखना है कि हम क्या कहना चाहते हैं, और थोड़ी देर में अगर किसी ने कोई कोशू कर दिया तो उसको पता ही ना चले ड्रामा उसको 2 झंडे लगा के उसको जो है ना मेरे अजीज हमवतनों का एक और ड्रामे के बाद पता चले कि मुल्क की पूरी गवर्नमेंट बदल दी जा चुकी है, जनाब ये क्या हुआ है सर तो या वो एक उसका एक अपना गोल था। उसका मकसद ये नहीं था, उसमें जो पैसे आते थे वो दैट वाज अ प्लस, बिकॉज अगर उसको कोई एक भी स्पॉन्सर नहीं मिल रहा ना, तब भी गवर्नमेंट के पैसे उसको इतने पूरे आ जाते थे कि उसका पूरा साल निकल जाता था, सबकी तनख्वाहें निकल जाती थी, सबका काम हो जाता था और सारी सहमाई भी निकल जाती थी। बिल्कुल। सो अब जब वो चीज़ चेंज हुई है कि अगर आप 2 महीने भी स्पॉन्सर्स ठीक से नहीं ले सके, एड्स ठीक से नहीं ले सके, तो यू कैन गो आउट ऑफ बिजनेस। दैट चेंजेस डायनामिक्स। व्हाट दैट डज इज वो आपको मजबूर करता है ऐसा काम करने पे जो चलता है। आप चाहे जितने मर्जी क्रिएटिव हो जाएं, जितने मर्जी आप इंटेलेक्चुअल हो जाएं, जब आपका बिजनेस बंद होने वाला है ना, तो आप आखिर में सोचना शुरू कर देंगे कि शोल्डर में यहाँ रखूँ या ड्रेस को थोड़ा सा शोल्डर से नीचे कर दूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे हो सकता है एक स्पाइक मिल जाए टीआरपी में। तो जो हल्की सी स्पाइक आपको मिलती है वो इसी किस्म की, वो जितनी आप वही देख लें कि हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू इंस्टाग्राम रील्स एंड टिकटॉक रील्स। बिल्कुल। तो टिकटॉक्स एंड इंस्टाग्राम रील्स का जो फ़र्क है नंबर्स का, वो आपको दिखा देता है कि अच्छा मासेस आपको नंबर्स टिकटॉक पे दे रहे हैं। सो जहाँ नंबर मिल रहा है वो आ रहा है, इसलिए आपका जो ओवरऑल इंटेलेक्ट ऑन स्क्रीन है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ टिकटॉक की तरफ बिल्कुल चला गया। जनाब और क्या देखना है, पॉडकास्ट को देख लेंगे। अगर आप मतीरा को बुलाते हैं तो ताबिश भी स्टार बन जाता है। ऐसे ही ऐसे ही। तो इसलिए वो चूँकि मार्केट ड्रिवन हो गई ना, जो भी चीज़ मार्केट ड्रिवन हो जाती है उसमें फिर बेटा चलता वही है जो बिकता है। बिल्कुल। और बिकता वही है जो थोड़ा सा औच्छा होता है, क्योंकि हमें तमाशा देखने का शौक़ है, हमें अच्छा लगता है। मतलब अगर किसी लड़की की पिटाई हो गई है खुदा न खास्ता सड़क पे और उसके कपड़े फट गए हैं, हम उस लड़की को बचाने से ज़्यादा हम उसके फटे हुए कपड़ों के अंदर झांकने में ज़्यादा फोकस्ड होंगे। ये है हमारा कंटेंट। ये नहीं है कि इस शख्स ने इस लड़की को पीट दिया। हमारा कंटेंट है ये लड़की के कपड़े फट गए और वो बेचारी सड़क पे फटे कपड़ों के साथ चलती रही। ओहो और ऐसा तो नीचे चलेगा, तो नीचे ना आंखें फाड़ फाड़ के देख भी रहे होंगे और लिख भी रहे होंगे वेरी सैड वेरी सैड।
एक मेंटालिटी है ना। जनाब पीटीवी से कहाँ आ गए। सो ये मार्केट ड्रिवन जब भी चीज़ें होती हैं, जब स्पॉन्सर्स के हाथ में चली जाते हैं, जब कंट्रोल कंटेंट का स्पॉन्सर्स के हाथ में चला जाएगा, व्हेन फेयर एंड लवली डिसाइड्स, गौर से सुनिएगा, बिल्कुल। व्हेन फेयर एंड लवली डिसाइड्स कि कौन सा कंटेंट चलेगा या नहीं चलेगा, तो बेटा लड़की तो गोरी ही आएगी ना फिर। बिल्कुल अगर सांवली लड़की आनी शुरू हो गई तो फेयर एंड लवली का स्पॉन्सर तो नहीं मिलेगा ना तुम्हें, बिल्कुल। चाहे वो जितना मर्जी मौत पड़ जाने के बाद ग्लो एंड लवली हो जाएं, एट द एंड ऑफ द डे वो क्या है, क्या बन गया वो, ग्लो एंड लवली बन गया। ग्लो एंड लवली बने। हाँ, तो वो तो बन गया ना, किसी प्रेशर के अंडर बने ना कि जी अच्छा ये बदतमीजी जो है ये कब तक बर्दाश्त होगी, लेकिन वो फिर भी पीछे से तो वही माइंडसेट चल रहा है। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है एज अ प्रोड्यूसर एज वेल, ये चीज़ हमें क्लाइंट्स की तरफ से मिलती है और आज तक मिल रही है। जब फेयर एंड लवली ग्लो एंड लवली भी हो गया, उसके बावजूद हम कोई ऐड बना रहे हैं, मेरा डायरेक्टर जो है वो कहेगा यार फैसल भाई ये सीन इस तरह से चल रहा है, क्लाइंट कह रहा है उसे ये मॉडल पसंद नहीं आ रही, स्क्रिप्ट में एक्टिंग चाहिए, स्क्रिप्ट में एक्सप्रेशंस चाहिए, नहीं लड़की प्यारी होनी चाहिए स्क्रिप्ट के अंदर। उज़ैर यहाँ पर आए हुए थे कुछ दिन पहले, ही सेड के क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट, ठीक है, बट आई थिंक समहाउ कहीं ना कहीं हमें डिसीजन लेनी पड़ेगी। आप अपना इसके ऊपर टेक देख सकते हैं कि इवेंचुअली जब हालात ठीक है, इट मेक सेंस के ड्रिवन बाय द द मार्केट, बट किसी न किसी को तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना, हु इज़ गोना बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फॉर मी लाइक फॉर मी आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज इन दिस पॉडकास्ट बिकॉज मैंने अभी तक स्टैंड लिया है इस चीज़ के ऊपर। इफ आई वांट टू कास्ट समवन, क्लाइंट इज़ नॉट ओके विद दैट, इज फाइन, आई एम नॉट कास्टिंग दिस, इट्स फाइन, मैं करूँगा इसको। आप क्या कहते हैं इसकी? देखें, किसी को कुछ करने के लिए ना, ये पावर डायनामिक्स एक लफ्ज़ होता है, टर्म जिसको बोल सकते हैं, वो बहुत अहम है इस किस्म की किसी भी डिस्कशन में। आप जब भी इस किस्म का कोई सोच लेकर आते हैं ना कि आम से हट के कुछ नया कुछ अलग किया जाए, उसके लिए अगर आप, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है और वो करते रहे हैं, लेकिन चूँकि वो पावर होल्ड नहीं करते थे, पावर पोजीशन पे नहीं थे, इसलिए वो काम महदूद रह गया उनकी कंट्रीब्यूशन तक, जो कि उन्हीं के हल्का अहबाब में मकबूल हुआ और आगे नहीं पहुंचा। ज़ाहिर है, और पावर डायनामिक्स में क्या चीज़ें आती हैं कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, किस की आवाज़ कंट्रोल कर सकते हैं, और कितने पैसे हैं आपके पास। बिल्कुल। आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं और नुकसान उठा सकते हैं। हम, आप और मैं कितना बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। वी कमिंग फ्रॉम लाइक मिडिल क्लास, अपर और लोअर और व्हाटएवर, हमारी वो नहीं है पावर कि हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, अगर उस पर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो गया तो, और वो ना चला, तो अगला प्रोजेक्ट करने की सलाहियत नहीं रहेगी। यहाँ लोग हैं जिन्होंने मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करके 15-15 प्रोजेक्ट्स टैंक करवा के, फिर भी उनके पास पैसे होते हैं, वो फिर अगले प्रोजेक्ट पे लगा देते हैं। नाउ इफ़ दे कुड हैव स्पेंट दैट मनी on at least 3 projects which were good and were sort of ground breaking, और वो थोड़ा सा अलग चीज़ पेश करते, तो उनके अंदर वो कैपेसिटी थी कि वो कर सकते थे। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट बिकॉज क्लाइंट वो कैपेसिटी बिल्ड करके दे रहा है। जो भी एंटिटी आपको कैपेसिटी बिल्ड करके दे रही है, आपको इनेबल कर रही है कि आप इतना खर्चा कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, वही डिक्टेट करेगा ना टर्म्स। So it's more about for any filmmakers out there or the producers and the directors कि आप अपने आप को इतना empower करो कि आप मार्केट को सुना सको। ऐसा ही है, आके देख के यार ये यूँ होगा। यहाँ की सबसे रीसेंट एग्जांपल इज़, 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। 2 रीसेंट एग्जांपल्स हैं, एक मौला जट एंड लेजेंड ऑफ मौला जट, और दूसरी कमली। दोनों ने अपनी मर्जी का काम किया, ठीक है, मतलब सरमद ने अपनी मर्जी का काम किया, किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बिलाल ने अपनी मर्ज़ी का काम किया, किसी से डिक्टेशन नहीं ली। दोनों तरफ क्या चीज़ें कार फरमा थीं। बिलाल के पास, यूँ समझ लें, जिस तरीके से वो फिल्म बना रहा था उस तरीके पे भी बहुत लोगों को एतराज़ है। ऐसा लगता था कि अनलिमिटेड पैसा है और अनलिमिटेड टाइम है। बिल्कुल। तो वो एक चीज़ बन सकती है, वैसी बार बार नहीं बननी। तकरीबन फ्रॉम राइटिंग इट लाइक 2012 टू 2022। हाँ, मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इसका मतलब ये है कि उसका कोई काम बंद नहीं हो रहा। बिल्कुल। अगर वो फिल्म जब तक बन रही है, हम 6 महीने एक प्रोजेक्ट पे लगा दें तो 7वें महीने हमें लाले पड़ जाते हैं, ठीक है। एंड आई विल पुट सरमद इनटू दैट कैटेगरी, जहाँ पे अगर वो 6 महीने कुछ ना करे तो उसको 7वें महीने पे लाले पड़ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज वो काम पे ही फोकस्ड है, उसका और कोई बड़ी जायदादों वाला। कमली अपना प्लॉट बेच के बनाई थी।
सो यू गेट इट कि अब फॉर एग्जाम्पल या अब्बू हेल्प कर रहे हैं या जो भी है, तो ठीक है, लकी दैट ही हैज़ अ गुड अब्बू और ही हैज़ यू नो फ्रेंड्स हु वुड बी एबल टू सपोर्ट हिम, बट उसने मेहनत करके वो जगह बनाई है जहाँ पे एक कम खर्चे में अपनी मर्ज़ी की फिल्म बनाई। उसने ये नहीं, उसने डिक्टेशन क्यों नहीं ली? क्योंकि उसको 12 करोड़ नहीं चाहिए थे, उसको चाहिए वही 1.5 करोड़ होगा जो कि उसने फिल्म पे लगाना था। सो जहाँ एक तरफ 50-60 लग रहा है, एक ये तरीका है अपनी मर्ज़ी की फ़िल्म बनाने का, डिक्टेशन ना लेने का। दूसरा तरीका ये है कि अपना स्पेक्ट्रम इतना महदूद कर लो कि अपनी मर्ज़ी का काम कर सको और डिक्टेशन ना लो, और फिर मांगो मत। जब आप मांगना शुरू हो जाएंगे ना कि यार मेरी फिल्म तो 5 मांग रही है मेरे पास 1.5, तो ये जो बाकी 3.5 है ना बेटा, वो डिक्टेट करेगा, बिल्कुल, वो अपनी टर्म्स ज़रूर लेकर आएंगे। सो दैट्स द डिफरेंस। आप जो कह रहे हैं कि जब क्लाइंट आता है, क्लाइंट तुम्हारे पास लेकर आया पैसे 4 मिलियन, कह रहा है मुझे एक छोटी सी चीज़ बना के दे दो, वो 4 मिलियन लेकर आया, वो तुमसे 4 मिलियन ले जाएगा, उसका क्या जाता है, वो किसी और को दे देगा, बिल्कुल, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। सो ये डायनामिक्स हैं, इन डायनामिक्स को जहन में रखते हुए आपको काम करना चाहिए। इस प्रोसेस में आप ये कर सकते हैं कि जो क्लाइंट कह रहा है वो करें, साथ अपने आप को एनेबल करके कुछ अपना भी करें, ओके, जो आप कर सकें, जितना आप कर सकें। मतलब ये कि मैं उसी रट में नहीं हूँ शामिल, इसलिए मैं उस तरह के काम नहीं कर रहा हूँ। व्हाट दैट डज टू मी इज़ कि मैं बहुत कम काम कर रहा हूँ, यू नो। सो ये कॉम्प्रोमाइज़ है ना। बिल्कुल, मेरी कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि मैंने जो काम किया है वो बहुत कमाल है, मेरी कंट्रीब्यूशन इस वक्त ये है कि मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ वैसा जैसा मुझे नहीं देखना जनाब ये तो फिर से कैनवस खाली हो जाएगा वही ना। सो यू नो ये एक कॉस्ट है जो कि आप बिल्कुल। बेयर करते हैं। तो ये कितने अरसे तक आप बेयर कर सकते हैं? जितने अरसे तक आप बेयर कर सकते हैं आप करते हैं। आखिर में जब आप हालत ख़राब हो जाती है तो फिर आप 1-2 वैसा प्रोजेक्ट कर लेते हैं जैसा आपने नहीं करना होता। बिल्कुल, सो ये अगेन वो जो आप मेरी टेक पूछ रहे थे वो ये है कि आप पावर के साथ ख्याल रखें दोज पीपल हु हैव डन ग्रेट वर्क। जब तारे ज़मीं पर बन रही थी तो तारे ज़मीं पर बनाने के लिए कोई ख़ास बहुत इंटरेस्टेड नहीं होंगे लोग कि ये क्या बात कर रहे हो यार, ना कोई स्टार है ना कुछ है, बच्चा लीड पे है और किस बारे में क्या तुम डिसलेक्सिया पे बात करोगे, व्हाट इज गोइंग ऑन, यू नो। एक अजीब सी एक वो है, लेकिन देव गॉट द मनी फॉर इट एंड दे हैड गॉट द यू नो बिकॉज आमिर का ब्रांड नेम उसके पीछे था, बिकॉज उनकी क्राफ्ट था, उनका काम बोलता था उनके लिए। सो आई थिंक द बेस्ट अप्रोच इज टू मेक योर वर्क सो गुड कि आप अपनी मनवा सको कुछ ना कुछ अपनी मनवा सको, लोग आपको जानते हों आपके इसी काम की वजह से। फॉर एग्जांपल बड़ी आसान सी बात है कि जब अब किसी को बड़ी फिल्म बनानी होगी जो कि ऑफ बीट होगी तो सरमद को दे देंगे वो 8-7 करोड़ तो कोई दे ही देगा ना कि जी अब बना लो। लेकिन उसने प्रूव करके दिखाया, उसने ट्रेडिशनल फिल्में और ड्रामे भी करके दिखाए हैं ना। हमसफ़र भी तो वही नॉर्मल रट की चीज़ है, चाहे मशहूर ज़्यादा हो गई थी बट थी तो वही चीज़ जो कि ड्रामा पे चल रही है और तो उसमें लकीली गॉट अ बिजनेस आउट ऑफ दैट। लकीली नो, आई थिंक that was a great sign. It wasn't luck. I think it was great that it turned out with good numbers कि जी अच्छा मैं जब जा रहा हूँ हॉल भरा हुआ है, मैं जब देख रहा हूँ टिकट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फ्रंट की रो अवेलेबल है, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स वो। सो दैट गेव मी अ वेरी वेरी गुड फीलिंग कि चलो भाई अच्छे काम की। मेरे इलाके के लोग नहीं देखने चाहते तुम्हारे इलाके में ना आई वॉज बैक इन बैरिया एट दैट टाइम, सो आई वॉज इन बैरिया, तो वहाँ पर सिर्फ एक मिडल वाली रो थी और उसमें भी कुछ ही लोग थे। वो टाइम और डे पे भी डिपेंड करता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर शो फुल हाउस गया होगा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि व्हेन आई वाज इंटरेस्टेड इन वाचिंग द फिल्म तो आई सॉ गुड नंबर्स। मतलब ऐसा नहीं था कि फिल्म बिल्कुल ही वो जा रही थी। आज मतलब जब जॉयलैंड देखने गया तब भी मुझे अच्छे नंबर्स नज़र आए। सो जाहिर है बहुत सारे ऐसे शोज़ भी गए होंगे जिसमें सिर्फ 2 फैमिलियाँ आई होंगी और बस वो चले गए। टॉकिंग अबाउट जॉयलैंड, व्हाट्स योर सो फार, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई फेल्ट जब मैं देखने जा रहा था, जब मैं शौक बना रहा था कि मुझे ये देखनी चाहिए, तो वो इस नीयत से नहीं थी कि ओ माय गॉड इट्स एन अमेजिंग ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म, गॉट एन अवार्ड एंड इट्स गोना बी ऑल लवली। मेरी बिल्कुल ये फीलिंग थी कि ये कोई NGO वाला काम होगा, बीच में लेक्चरबाजी होगी और वो ट्रैजिक चीज़ें दिखाई होंगी जो कि मुझे देखने में कोई ख़ास मतलब इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मतलब ये कि इंटरेस्ट तो है, ज़ाहिर है ट्रैजिक बात है, ट्रैजिक ही है तो वो उसमें आपको वो होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। बट इमोशनली मैं थोड़ा सा वल्नरेबल इस लिहाज से हूँ कि मुझे बहुत ट्रैजिक चीज़ें देखने से ना मैं दूर भागता हूँ। उसकी वजह ये कि वो मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल कर देती हैं। That's very interesting. जो कहते हैं ना मुझे मेरा वो हिला देती हैं क्योंकि मैं अपने आप को अलूफ़ रखा हुआ इन चीज़ों से। दैट्स वाई मैं जितना ईरानियन सिनेमा को कंज्यूम कर सकता हूँ मैं नहीं करता।
बिकॉज वो उनकी बड़ी डार्क किस्म की अप्रोच होती है टू मेकिंग द स्टोरीज. तो मलयाली मुझे ज़्यादा समझ आती है बिकॉज मेकिंग उनकी इक्वली या इवन बेटर होती है, बट दे कीप थिंग्स वेरी प्लेजेंट, चाहे वो हार्ड इशू भी डिस्कस कर रहे हो. तो इस तरह की फिल्मों में मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं होता ये NGO टाइप की फिल्मों में जिसमें लेक्चरबाजी होगी और अजीब स्पेसिफिक हाँ, और मतलब ट्रेजेडी दिखा के ना ऐसे मुसीबत में डाल देंगे आपको. ओ गॉड, हाउ बैड. बिल्कुल. तो बट आई वॉन्टेड टू वॉच इट सो दैट कल को मेरी आपके साथ डिस्कशन हो तो आप मुझसे पूछें तो मैं जवाब दे सकूं. बिल्कुल. तो वो यही सारा गोल था कि देखें तो पता तो चले यार कि बिल्कुल. अच्छा जी जो लोग कह रहे हैं वो उसमें कितनी हकीकत है. When I watched the film, I was dismissive of it for the first hour. मतलब ये कि मैं यूं बैठा हुआ देख रहा था क्या. अच्छा. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है. बट वो मैं कल भी एक दोस्त को बता रहा था कि when I was watching the film, तो जब मैं ये डिसमिसिव हो भी रहा था ना और मैं कह रहा था कि हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, उस टाइम पे भी मैं यूं नहीं, मैंने लेफ़्ट राइट नहीं देखा कि लोग क्या सोच रहे हैं या क्या देख रहे हैं या मैं जिसके साथ आया हूँ वो क्या है. वजह ये थी कि आई वॉज engrossed. I was watching what I was watching. And then midway through the film I realized that it's a well made film. And it is a story that is being followed. It is the rich characters that are being talked about. और वो अपना इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कोई लेक्चर नहीं देने में इंटरेस्टेड, कोई किसी को बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है. उनकी अपनी सिचुएशंस हैं, हम वो सिचुएशंस देख रहे हैं. सम ऑफ द सिचुएशंस आई फेल इन लव विद. आई वाज लाइक बीइंग अ राइटर, मैंने एक ऐसा मोमेंट उसमें देखा जिसमें आई वाज लाइक जो ना माउथ वाटरिंग मोमेंट होता है ना कि एज अ राइटर मुझे होता है कि ओ माई गॉड व्हाट ब्रिलियंट मोमेंट क्रिएटेड इन द फिल्म. और वो कोई ग्रैंडियोर नहीं था उसमें. It was just a moment in the film where characters came onto this crossroad कि एक सीन है जिसमें सब किरदार बैठे हुए हैं, सब इम्पोर्टेंट किरदार बैठे हुए हैं. और मज़े की बात कि कहानी ऐसी घूमी है कि सब अपने अपने अलग अलग क्रॉस रोड्स में और सब चुप करके बैठे हुए हैं कि अब क्या, कि अगला स्टेप क्या होगा, कौन डिस्कशन इनिशिएट करेगा. एक कपूर एंड सन्स में सीन आता है प्लम्बर वाला, उससे ऐसा. आई हैवंट सीन कपूर एंड सन्स. मैं बॉलीवुड को थोड़ा सा, में भी उस तरह का एक सीन था. हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है जिसमें एंड वो कोई भी क्रॉस रोड अपना डिस्कस नहीं करता, बट आप उन किरदारों के चेहरों पे उस मोमेंट पे समझ आते, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ओ गॉड हाउ हैवी दिस मोमेंट इज. एंड दैट्स व्हेन इट गॉट मी कि अच्छा यार दिस इज़ अ गुड फिल्म. नाइस. एंड व्हेन इट एंडेड आई डिड नॉट, ये साइन होता है कि जब फिल्म ख़त्म होती है तो आप नहीं होते कि अच्छा अच्छा चलो ठीक है अब उठते हैं, चलो ख़त्म हो गई है, लाइटें ऑन हो गई हैं. But when a film ends and you don't want to get up from your seat and you're like, okay, I want to sort of, इस मोमेंट को मैं थोड़ा सा और enjoy करना चाहता हूँ. चाहे वो सैड है, चाहे वो हैप्पी है, that उस पे मैटर नहीं करता. कमली के साथ ये हुआ था कि कमली when I watched, तो जब फिल्म ख़त्म हुई तो अब मैं बैठा हूँ और मुझसे नहीं उठा जा रहा. सब चले गए, बाहर निकल गए लोग, इधर उधर वाले जो हैं वो सेम हैपेंड टू मी. आपको देख रहे हैं कि अच्छा जी भाईजान हो गया, अगला होना है शुरू, आप ज़रा साइड. तो मैं कह रहा हूँ नहीं, जब तक आखिरी लफ्ज़ क्रेडिट्स का निकल नहीं जाता मैं बैठा हूँ. सो द सेम हैपेंड टू मी विद जॉयलैंड. तो कमली के एंड पे क्या तासुरात थे या क्या सोच रहे थे आप? क्योंकि जब मैंने कमली देखी थी तो मैं 1-2 मिनट के लिए बैठा रहा और उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि एंडिंग जिस तरह की थी, उसके बाद मैंने नो दैट सरमद बीइंग सरमद, कि सरमद ने सरमद वाली ही हरकत की है. सो आपके क्या तासुरात थे? I wasn't expecting that film to be so good. सीधी बात है. हाँ, मेरे लिए अगेन वो होता नहीं है कि ठीक है कम्युनिकेशन अच्छी है, ठीक है म्यूज़िक अच्छा साउंड कर रहा है, ओके दैट्स व्हाई वी वॉच्ड इट. आई वॉच्ड इट अगेन एज वेल व्हेन आई लव्ड इट सो मच. तो मैं नहीं उतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी अच्छी होगी, बिकॉज इस किस्म की फिल्में जो नेचुरल वाली होती हैं ना, नेचुरल एक्टिंग वाली और नेचुरल फील्स वाली और स्लो पेस वाली, उसमें बहुत आसान होता है ट्रैक लूज़ कर जाना. आपको ऐसा लग रहा होता है कि मतलब फिल्म मेकर को ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा मतलब मैं थोड़ा सा और भी खींच जाऊँ ना, तो चूँकि वैसे ही एक बड़ी पेशेंट ऑडियंस ने इसको देखना, बिल्कुल, तो इसलिए ठीक है और मैं खींच सकता हूँ थोड़ा सा अपने मज़े ले सकता हूँ. सो आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ दैट, उस तरह से कि मैं देख रहा होता हूँ ये कहानी में कि कहानी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही. इसलिए बहुत फिल्में उस वक्त, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बहुत हिट हो रही होती हैं, लोग पागल हो रहे होते हैं, राले टपका रहे होते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अपील नहीं कर रही होती, क्योंकि मुझे पता होता है कि अच्छा ये लोगों को अपील कर गई है बट कहानी ने जगह छोड़ दी है, कहानी नहीं बन पाई. बट कमली वॉज डिफरेंट. कमली डिड नॉट लूज ट्रैक
of its pace, of its characters, you know, the escalation बहुत important होता है कहानी में, escalation जो है वो कहाँ जा रही है और क्या build कर रहे हैं, और कितना ग्रे है लाइफ जो है वो आपकी, कितनी ग्रे है, और वो कैरेक्टर्स कितना अपने कॉन्फ्लिक्ट को कितना ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, क्या आप अपनी ऑडियंस को अपने कैरेक्टर का वो कॉन्फ्लिक्ट महसूस करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं. ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी स्टोरी टेलिंग में. तो कम्प्लीटली अचीव्ड ऑल ऑफ दोस, लाइक उसे ना checked all the boxes and I loved it. I was like, so for Joel and being a family man all, वो जो हमारे बातचीत चल रही थी you know सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह के ऊपर, so do you think it's a film that you can you know be okay with के हाँ ठीक है मैं फैमिली भी देख सकती है. देखिए काबिले इतराज़ आपकी नज़र में होगा, दूसरे की नज़र में नहीं होगा. मेरी नज़र में फ़िल्म में कल्चरली काबिले इतराज़ चीज़ें इसमें होंगी. ठीक है, ठीक है. अच्छा, that kept aside for a minute, let's talk about those thousands of films and dramas जो कि अपने लेवल पे इतनी टॉक्सिक हैं और इतनी प्रॉब्लमैटिक हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं. प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मोरालिटी है ना वो बड़ी सेलेक्टिव है. फिल्म जब अपनी कहानी सुना रही होती है, अगर तो वो लेक्चरबाजी कर रही है, अगर वो लेक्चरबाजी कर रही है कि अच्छा जी ये ठीक है इसको मानो, तो फिर तो मैं कह सकता हूँ कि चलो यार एजेंडा पे है, ठीक है यार तेरा अपना एजेंडा है, तू चला, मैं नहीं बाय कर रहा हूँ या मैं बाय कर रहा हूँ, मेरी मर्जी. बिल्कुल. कोई नहीं बाय कर रहा है या कोई एतराज़ कर रहा है, उसकी भी मर्जी है. आपने लोगों के लिए बनाई है ना. Exactly. लोगों का हक है उसको रिजेक्ट करना. बट मैं लोगों से ये कह रहा हूँ यार देख के रिजेक्ट कर लो जानी, इसलिए कि वो कितना काबिल एतराज़ है पहले देख तो लो. बिल्कुल. पता तो लगा लो. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड का डोमेस्टिक अब्यूज़ दिखाना, किसी कंटेंट में डोमेस्टिक अब्यूज़ दिखाना, इसके दो एंगल्स हैं. डोमेस्टिक अब्यूज़ एग्जिबिट किया गया था, दिखाया गया था एक फ़िल्म जिसका नाम है सीक्रेट सुपरस्टार. यस. किस एंगल से दिखाया गया था? उसको प्रमोट करने के लिए दिखाया गया था या उसको डिसमिस करने के लिए दिखाया गया था? लेकिन दिखाया तो गया था. अब जब दिखाया, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है. डोमेस्टिक अब्यूज़ है लेकिन और उसको दिखाया गया, लेकिन इस तरह से दिखाया गया कि वो एतराज़ करने वाली चीज़ है. कि इस यू नो उसको क्रिटिकल उससे दिखाया गया, कि नेगेटिव लाइट में दिखाया गया. अगर आप एक चीज़ को पॉजिटिव लाइट में दिखा रहे हैं तो वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है. दैट्स अ रियली गुड पर्सपेक्टिव बाय द वे. ठीक है. सो अब आप वायलेंस है फॉर एग्जांपल, आप एक एक्शन फिल्म है या उसमें वायलेंस है, जो भी कुछ है, बात वही है कि आप कितना टॉक्सिक हो रहे हैं, उस टॉक्सिक को कितना हीरो बना रहे हैं. आपने वायलेंस दिखाया, वो वायलेंस की वजह से ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, बात ख़त्म हो गई ना. तो वायलेंस इज़ नॉट गुड, नज़र आ गया. Exactly. अब जब आप हर वक्त वायलेंस दिखा के उसको बड़ा हीरो को जितना ग्रैंड करते रहेंगे, उसकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को, ईगो को बूस्ट करते रहेंगे, उसको बड़े से बड़ा दिखाते रहेंगे, और आखिर में लड़कियां उस पर मर रही हैं और बच्चे जो हैं वो राले टपका रहे हैं और पेरेंट्स उस पर प्राउड हो रहे हैं कि तुम 4 कत्ल करके आ गए हो, फैंटास्टिक, ये तुम्हारी गैरत मेरी गैरत और ऑल ऑफ दैट. तो ये आप पॉजिटिव लाइट में उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं. दैट्स प्रॉब्लमैटिक. ठीक है. सो जब आप जॉयलैंड देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उसमें वो चीज़ें हैं जो आपके ख्याल में हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन भरपूर हमारे कल्चर का हिस्सा है एक्चुअली. और ये मेरे बचपन से लेके, और शायद आप भी अगर छोटे टाउन्स या इवन बड़े टाउन्स के छोटे स्कूल्स या उनमें वक्त गुजारो तो आपको पता लगेगा कि ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा है और हर वक्त हमारे कल्चर का हिस्सा है. ये वाली जो अब्यूज़ है, ये वाली जो एक हरासमेंट है, या ये मतलब ये तो हरासमेंट और अब्यूज़ की कैटेगरी में होती है. यहाँ तो कंसेंशुअल चल रहा था जो भी चल रहा था तो कंसेंट के साथ होने वाली कोई चीज़ हमें कबूल नहीं है. बिल्कुल. ये बड़ा प्रॉब्लम. लेकिन जो चीज़ खुदा के लिए में थी, वहाँ से लेके यहाँ तक, वो मैंने खुदा के लिए नहीं देखी, मैं बॉल देखी थी. हाँ, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हाँ सॉरी, बॉल में जो चीज़ थी, हाँ, उससे ये का थोड़ा डिफरेंस है. अब आप उसको ले लें लेजेंड ऑफ मौला जट. अब मौला जट में वायलेंस दिखाया गया, बिल्कुल ठीक है, गंडासा दिखाया गया, गैरत को ग्लैमराइज, वो जो गैरत है कत्लो गारत वाली गैरत, उसको ग्लैमराइज करके पेश किया गया. इजंट दैट प्रॉब्लमैटिक? एग्जैक्टली. That's problematic. And people are loving Noori Nath. People are loving. हमें विलन बुरा लग रहा है. ओ सॉरी, विलन अच्छा लग रहा है, हमें हीरो कह रहे हैं हाँ ठीक है, हीरो भी था. मौला जट ठीक है, इंसाफ के लिए लड़ता रहा. मौला जट फवाद खान
विलन नूरीनाथ तो मतलब वो बराबर आ गए नूरी की वाइब थी एक। मतलब उसके मरने पे अफसोस हुआ है यार। यार ऐसे नहीं मरना चाहिए था ब्रो, दोबारा करो कुछ। ये थोड़ा इसको निकाल देना, ये जरा स्पॉइलर आ गया। मैंने कहा अभी तक सबने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो देखनी चाहिए। नहीं, आई थिंक स्पॉइलर निकाल दीजिएगा। बट या आई मीन आपको विलन अच्छा लगना शुरू हो जाता है तो दैट्स प्रॉब्लमैटिक। आप इसको क्यों नहीं, उसको इस एंगल से क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं? द गंडासा दैट वी गॉट रिड ऑफ, फाइनली वी गॉट रिड ऑफ ड्यूरिंग द 90s और द अर्ली 2000s। जब फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हुई तब कहीं गंडासे से जान छूटी है। गेट इट? बिल्कुल। और उस पर पहले हम रोते थे गंडासा कल्चर कब तक चलेगा, गंडासा कल्चर कब तक चलेगा। एंड नाउ वी मेड इट इंटरनेशनल। Our biggest film in the history of Pakistani cinema is a गंडासा film. किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कामरान लिसानी ने उठाया गंडासा लाके, ये बिली यू वांट टू मेक अ फिल्म ऑन इट। So the point is कि अगर आपको रिजेक्ट करना है, अगर आपको बहुत ही शौक है फिल्म की कहानी के किसी पहलू के दिए गए मैसेज से, नंबर 1 पहले देख लें। ठीक है, फिर बात करें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। नंबर 2, आप उसको इस एंगल से देखें कि उसको किस लाइट में प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर वो लाइट ऐसी है कि एक किरदार था, वो गुम हो गया, उससे भूल हो गई, तो ये इसी लाइट में है ना। बिल्कुल। और अगर वो यूं दिखाया गया है कि ये किरदार है, ये अमेजिंग है और ये इस किस्म की हरकतें करने की वजह से हमारा चांद सितारा है और हमारी आंखों का तारा है और अमेजिंग है, तो फिर सो मसले करें। नो, टॉकिंग अबाउट दैट, छोटा सा आंसर चाहूँगा इसके ऊपर कि हमारे जो आज के फिल्म मेकर हैं, राइट, न्यू एज फिल्म मेकर्स, दे वेरी डार्क, बहुत ही डिप्रेशन ओरिएंटेड, डार्क फ्रेम्स आपको मिलेंगे, और ये मेरी एज में भी है और जो द अपकमिंग फिल्म मेकर्स। सो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही एक इम्पैक्टफुल चीज़ है हमारा जो मीडियम है? मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, आई लाइक मोर ऑफ इंस्पायरिंग फील गुड टाइप कंटेंट, एंड आई वांट टू प्रोड्यूस लाइक दैट, एज यू जस्ट सेड कि यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ पर्सन हू डोंट लाइक ट्रेजेडी और इस तरह वाली चीज़ें। So, what do you think what's going to happen now? Because the kind of content is coming. Even TVCs are getting darker now. मैं वो पहले करेक्ट करता चलूँ, इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक ट्रैजिक फिल्म। आई थिंक मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म्स, जो जैसे एक टाइम होता है ना कि आप 10-12 साल तक, 15 साल तक एक ही फिल्म को अपनी फेवरेट फिल्म करार देते रहे हों, वो ट्रेजेडी फिल्म थी। तो आनंद। सो मैं बिल्कुल ट्रेजेडी फिल्मों को वो करने वाला नहीं। आई थिंक गाइड वाज अ वेरी ट्रैजिक फिल्म, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स। सो इस तरह की फिल्में हैं जो कि बहुत ही ट्रैजिक हैं, बट येट देयर सम ऑफ द अमेजिंग फिल्म्स। मैं नहीं भागता ट्रेजेडी से, अपने लिए ख्याल रखता हूँ कि दिल की हालत होती है ना आपकी, अपनी दिल की हालत के कुछ चीज़ें होती हैं बर्दाश्त, कुछ चीज़ें फिर आपको अनसेटल कर देती हैं, बट दैट्स द ओनली रीज़न। इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक दैट सिनेमा। आई थिंक कमली वाज ट्रैजिक, आई लव्ड इट एंड आई वुड वांट टू वॉच इट अ फ्यू मोर टाइम्स। तो मैं भागता नहीं हूँ उस चीज़ से। हाँ, ये जो आपने सवाल पूछा है वो बड़ा पर्टिनेंट है, और वाकई आजकल के जो मेकर्स हैं वो एक, आपको ऐसा फील होता है कि एक ऑब्सेशन सी है एक ख़ास तरह की चीज़ बनाने में। उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो मुझे नज़र आती है वो ये कि जो एक 90s का बॉलीवुड का सिनेमा और उसके पीछे की ऑब्सेशन थी, हमारी नई जनरेशन ने, राइटली या नॉट सो राइटली, जो भी उनकी मर्ज़ी है, वो चूँकि ट्रांजिशन इतना अचानक हुआ 99-2000 के बीच में, वो ट्रांजिशन के पुराने दौर की चीज़ें अचानक जब आउट ऑफ फैशन हो गई ना, तो उससे डिटैच करने की भरपूर ज़रूरत महसूस की हमारे बच्चों ने। और इसी दौरान बाहर का कंटेंट भी काफ़ी इन्फ्लक्स किया, लाइक नेटफ्लिक्स के ऊपर डार्क सीजन्स काफ़ी बाहर। नहीं, नेटफ्लिक्स तो अभी बड़ा रीसेंट वो है, मतलब नेटफ्लिक्स तो अभी आया, हमने अभी देखना शुरू किया। ये जो आप बात बता रहे हैं ये बड़े अरसे से चल रही है, मतलब ये पिछले 10-15 सालों में ये चीज़ आम हुई है। उसकी बड़ी वजह थी यही कि आप दिल वाले दुल्हनिया हो गया, और कुछ कुछ होता है टाइप का, गोविंदा सिनेमा हो गया, उस सिनेमा से अपने आप को बहुत डिटैच फील करने में बड़ी इस्टीम फील करते थे। समझ रहे? कि एक यंग बॉय और यंग गर्ल वुड ईजली से कि ओ माई गॉड,
मैं वो चीज उफ क्रिंजी इतना cringe content ये है क्रिंज कंटेंट देख रहे हैं यार आप लोग। तो हमने तो उसी क्रिंज कंटेंट में अपनी जवानी गुजार ली हमारे सारे क्रशेस, हमारे सारे गाने जो हम हम गाते तो लड़की भी गुनगुनाते देखते तो जनाब हाथ खैर तुम फिर बाद के दौर के में थोड़ा पहले बट या आई मीन माय फेलोज दे वर ऑलवेज लाइक कोई शाहरुख के पीछे है तो कोई सल्लू के पीछे है तो कोई गोविंद। आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ गोविंदा और माय and he's an amazing actor. when my children want when I show them कि मैं क्या देखता था और वो बेचारे आंखें यूं हो जाती हैं क्योंकि वो टेलर स्विफ्ट से निकल के जैसे ही मैं उनको गोविंदा की तरफ लेके जाता हूँ ना तो दे लाइक कि हमारे बाप को क्या हो गया है ये कैसा आदमी है। कैसे कंटेंट हाँ बातें करता है तो ठीक लगता है लेकिन ये जो चीज़ें देखता है हरकतें ठीक नहीं थी इसकी so you know it was the obsession of detaching themselves from the Bollywood of that age and associating themselves with the जो हॉलीवुड का एक हमारे यहाँ चल पड़ा जो भी क्योंकि 90s में हॉलीवुड से वो ऑब्सेशन नहीं थी बिल्कुल जो बॉलीवुड से थी बट वो चेंज हो गया। सो ये एक जनरेशन ने अपने आप को फ़ौरन डिटैच किया। दूसरा हमें ये जो दूसरा है ये बहुत बड़ी और बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, हमें फील गुड काम करना आता नहीं है। अच्छा सीधी बात है, हमारी स्टोरी टेलिंग अच्छी है ही नहीं। हमारे बच्चे जितने कोशिश कर रहे हैं सारा लगे हुए हैं, आई होप दे कीप कंटिन्यूइंग व्हाट दे आर डूइंग बट द थिंग इज़ कि इतना उनसे हो नहीं पाता। हम डार्कर टाइम्स में भी गुजर रहे हैं तो वो जो देख रहे होते हैं उससे इंस्पिरेशन काफ़ी ज़्यादा ले रहे होते हैं। फील गुड का अच्छा काम नज़र भी नहीं आता। ये कुछ भी कर लें, 3 इडियट से तो दूर नहीं भाग सकते ना। बिल्कुल आप क्या ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा बहुत कंटेम्प्रेरी और फील गुड कंटेंट नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल दिल चाहता है फील और लोग गुड और देखते हैं अभी तक कंटेम्प्रेरी जिस दिन मूड हो अच्छा कुछ देखने को देखते हैं। वही लौंडे लपाड़े जो हैं वो अभी तक वो देख रहे होते हैं और मिसालें भी देते हैं। ओह माय गॉड दिल चाहता है वाज अमेजिंग। दिल धड़कने दो। आई थिंक वो एक आमिर और उनकी भी पुरानी फिल्म थी, सैफ भी था शायद उसमें। दैट्स दिल चाहता है। दिल चाहता हाँ अभी तक देखते हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो दिल चाहता है टाइप का जो अब बात ये है कि वैसा कंटेंट बनाना इज़ नॉट ईजी क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत अच्छी प्रोडक्शन मांगता है। ओके और हमारे अंदर इतना हौसला है नहीं वैसी चीज़ बनाने का। दैट्स वाई हम आसान चीज़ पे जाते हैं, रॉ ग्रंजी फील में जाते हैं क्योंकि रॉ ग्रंजी बनाना आसान है। 2 लाइटें घुसा दी, बल्ब वो जो है लैंप यूं घूम रहा है, ची पू की आवाज़ें आ रही हैं, डार्क रूम। तो ये डीओपीज मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं तब से मैं उन्हें कहता हूँ यार फ्रेम को थोड़ा लिट करो। नहीं फैसल भाई आजकल ये चलता है, आजकल इस तरह की डार्क लाइटिंग चल रही है। मैं भी डार्क लाइटिंग के साथ करता रहा हूँ काम। द थिंग इज़ कि आप फील क्या जनरेट करना चाह रहे हैं। अब जब आप एक रोशन ख्याल, एक रोशन थॉट के साथ बैठे हैं, एक यू वांट टू बिल्ड अप विद रोमांस, तो रोमांस के भी बड़े अंदाज हैं। फॉर एग्जांपल हाईवे है, हाईवे में दिस ग्रंजी दिस फील वुड मेक सेंस। यस या सो एक रीज़न मैंने बताया कि जैसे हम एक तो डिटैच होना फ्रॉम द प्रीवियस, दूसरा हमारी स्टोरी टेलिंग बहुत वीक है। और स्टोरी टेलिंग चूँकि वीक है इसलिए हम फोकस्ड होते हैं ऑन थिंग्स। इसीलिए आप देखेंगे फिल्म्स लाइक वार, फिल्म्स लाइक 021, फिल्म्स लाइक वो आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छे डायरेक्टर्स नहीं हैं या अच्छे स्टोरी टेलर्स नहीं हैं, बट ये कि फोकस जो था वो हमारी शुरू की जो फिल्म्स का भी था, उसमें जैसे ही डिफरेंट काम करने की बात आती थी। अभी ज़रार रिलीज़ हुई है तो वो भी मतलब वही फील नज़र आता है कि अच्छा, एंड इट्स मे बी बिकॉज ज़रार पहले से बनना, हाँ पहले से बनने उसी टाइम का है ना कि अच्छा वो एक ऑब्सेशन है विद क्रिएटिंग दोज काइंड ऑफ कलर ग्रेड जो है वो उस तरह का होना चाहिए और अंदाज बात करने का और ये वो। दिस टू मच हॉलीवुड इन अ रीजन, इन अ प्लेस जिसका दूर दूर तक कल्चरली, इमोशनली आपकी टेक्सचर, आपके इन्वायरमेंट के टेक्सचर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओके सो वो आप जब तक अपना कलर, अपना सिनेमा या अपने उस फ्लेवर पे नहीं जाएंगे ना, अगेन ब्रिंगिंग बैक कमली, कि कमली इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ योर लोकल कैन बी सो ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड इन अ मैनर कि वो आपका अपना है, उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपको ऐसा लगे कि इट्स बॉलीवुडिश और इट्स टॉलीवुडिश और इट्स हॉलीवुडिश। नहीं, इट्स पाकिस्तानी। एंड
it's beautiful and it's impactful एंड इट्स फाइनेंशियली शायद ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ feasible. है। It's financially आप feasible. 1.5 करोड़ में फिल्म रैप अप कर सकते हो, वहाँ पर आपको सुना तो मैंने इससे भी कम का है, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से मुंह फाड़ के डबल अमाउंट बता रहा हूँ. बट ये कि 1.5 करोड़ में भी अगर फिल्म बन गई है तो आई थिंक इट वुड हैव मेड बिकॉज नॉर्मली अभी एवरेज 8-10 करोड़ है। ये भी बड़े नंबर्स जो है ना, बड़े Manipulated. स्केची नंबर्स हैं. आई मीन अभी नहीं पता लगता कितने पैसे लगे हैं और कितने कमाए हैं. ये दोनों नंबर्स इस वक्त बड़े स्केची हैं. बट खैर कोई, लेकिन येस यू स्टिल नीड अ लॉट ऑफ मनी. लाइक आपको 8, 10, 12 लगाने पड़ते हैं टू मेक इट लुक फैंसी. और वो फैंसी के चक्कर में ही खर्चा ज़्यादा हो रहा होता है. फिल्म का कंटेंट के चक्कर में इतना खर्चा नहीं हो रहा होता असल में, क्योंकि राइटर पे कोई पैसे नहीं लगाता. ओके पैसे सारे वो लगाते हैं मतलब Star cast पे। उस स्टार पे जिसको एक्टिंग नहीं आती, उस सेट पे जो कि जिस पे बस खर्चा हुआ है, जिसका असर कोई नहीं है, उस डांस पे जो कि वो इट्स जस्ट देर नॉट थिंग्स दैट आर नॉट कनेक्टेड टू द स्टोरी, दे गेट, उन पे ज़्यादा खर्चा हो रहा होता है, विच इज़ द सैड बिट. तो शायद फिल्म में इतने पैसे ना लगते होते जितने हम लगाते हैं. बिल्कुल. एंड दैट्स वेयर कमली कम्स इन एज एन एग्जांपल. ओके सो वापस आएंगे कॉमेडी पे जनाब. हमारी तो ज़िंदगी कॉमेडी है, तो जो कॉमेडी का कल्चर है अभी आपका उसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडीज़ होना शुरू हो गई काफ़ी ज़्यादा. टॉकिंग अबाउट दैट कॉमेडीज़ के पाकिस्तान, आपकी एक पूरी काविश है इसके अंदर, और क्या लगता है कि जो अभी न्यू एज कंटेंट आएगा उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन होगी और क्या कितने स्टार्स बन के आ रहे हैं सामने हमारे कॉमेडी में? आई थिंक बहुत कंट्रीब्यूशन है. फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडी इटसेल्फ कुछ उठ जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल पहले का थिएटर था, तो आपको थिएटर ने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े टीवी स्टार्स दे दिए. बिल्कुल. बड़े नाम आएंगे आपके सामने, हमजा से लेके ओपी एंड उर्वा मावरा वगैरह एंड ऑल ऑफ दीज, जाहिद हो गया. तो ये अब बड़े माने जाते हैं एक्टर्स. यासिर हो गया, अहमद अली अकबर है, तो ये अली रहमान है, यू नेम इट. मतलब ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं. हरीम हो गई और महविश हयात हो गई. तो ये थिएटर सनम सईद, यू नेम इट. तो ये थिएटर ने आपको दिए प्रोडक्ट्स जो कि इवेंचुअली मेन स्ट्रीम में काम आए. तो अब स्टैंड अप का भी कुछ सीन ऐसा ही है कि स्टैंड अप खुद कहाँ पहुँचेगा उसके लिए बड़ी डेडिकेटेड और बहुत समझदार एफर्ट चाहिए होगी. हम अपनी इसी कोशिश काविश कर रहे हैं, बट हम अपने फ़ारिग टाइम में ये कर सकते हैं, और इतना फ़ारिग टाइम मिलता नहीं है, रोला ही है. तो इसलिए वो जितना ज़ोर हम लगा सकते हैं हमने लगा लिया, क्योंकि वो तबीयत वही इम्पैक्ट वाली है ना जो शुरू में बात हो रही थी कि जहाँ जहाँ इम्पैक्ट आ जाए. सो हम लगे हुए हैं अपनी कोशिश में, उसका असर निकलता है, खुशी होती है, असर नहीं निकलता तो फिर थोड़ी और स्ट्रगल कर लेते हैं. वो एक लगा हुआ है सिलसिला ऑन एंड ऑफ का. व्हाट दैट हैज़ डन इज़ के मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जितने स्टैंड अप कमेडियंस ने मेहनत शुरू की, तो दे स्टार्टेड लुकिंग एट कंटेंट एक ख़ास पर्सपेक्टिव से. क्योंकि उन्होंने जब वो एक काम कर रहे हैं, एक शौक़ है, तो उन्होंने उस कंटेंट को देखना शुरू कर दिया. उन्होंने स्टैंड अप कमेडियंस को फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते हुए देखना शुरू कर दिया. उन्होंने स्टैंड अप कमेडियंस को इम्प्रोव कॉमेडी को देखना शुरू किया. उन्होंने इन लोगों को एक्टर्स बनते हुए देखना शुरू किया, एंकर्स बनते हुए देखना. तो यूँ मतलब उनका नज़र जब फैली है, तो हमने इन स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मर्स को एज राइटर्स यूज़ करना शुरू कर दिया. ओके ठीक है. सो नाउ देयर राइटिंग, वो बिहाइंड द कैमरा बिल्कुल अपना एंगेज हो रहे हैं, काम कर रहे हैं. मैं उनको इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी लेकर आना चाहता हूँ. तो उसमें कुछ लोगों का ये भी पोटेंशियल है. लाइक वन ऑफ दीज बॉयज इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट एज सच, बट उसको कभी ये ख्याल या सोच उस तरह से फ्रंट ऑफ द कैमरा की नहीं थी, लेकिन उसका शौक़ था स्पोर्ट्स के साथ, और कॉमेडी की सेंस रखता था, लिखने की सेंस रखता था. तो अभी वो एक डिजिटल चैनल के साथ स्पोर्ट्स का एनालिसिस कर रहा है. तो वो होता ना कि आपको ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि आप ऑडियंस के सामने जब उनको फेस कर सकते हैं, तो आप अपने दूसरे काम में भी अपने आप को इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी लेकर आ सकते हैं. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. Tabish becoming the kind of host that he has now become, the celebrity that he has become, is one example. I've co-written a few series with the stand-up comic. फिर मैं stand-up comics के साथ मिलके नए shows plan कर रहा हूँ. तो नए shows जब TV shows पे discussion होती है, तो they are at the top. मेरे जहन में वो मेरे top प्रायोरिटी पे इसलिए होते हैं क्योंकि मुझे पता है उनका कैपेसिटी, पोटेंशियल, टैलेंट क्या है. कि उसमें से कुछ बिहाइंड द कैमरा बैठे हैं, 2-3 फ्रंट ऑफ द कैमरा आएँ, ताकि वो एक पूरा बैलेंस, एक वही बात कि एक नया इकोसिस्टम क्रिएट हो. सो आई थिंक व्हाट दैट हैज़ डन इज़ कि आपको बहुत सारे नए
कंटेंट डेवलपर्स मिल जाएंगे. Okay. Some of them like Akbar Chaudhary has established a good name for himself. वो टीवी पे भी उन्होंने शुरू किया and then now he's on digital and digital पे YouTube पे he's doing a great job. So वो उसकी अपनी एक सक्सेस की लाइन है, स्टोरी है. शहजाद गयास तो खैर उसकी लाइन डिफरेंट थी, स्टैंड अप मे बी लेटर किया, मुझे इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन हाँ पैरेलल चलाया. तो डिजिटल हो गया, टीवी हो गया, स्टैंड अप हो गया, इवेंट्स हो गए, वो सब साथ लेके चल रहे हैं. तो इधर की चीज़ का फ़ायदा उधर, उधर की चीज़ का फ़ायदा इधर, ये सब चल रहा है. सो यू नो हर कोई आपको नए कंटेंट प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, चाहे वो टीवी के हों, फिल्म के हों, या फिल्म भी हम को राइट कर रहे हैं विद वन ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडियंस. सो दैट्स ग्रेट, यू नो. बट स्टैंड अप खुद कहाँ जाएगा ये अभी वक्त लगेगा. अभी मैं कल ही एक स्टैंड अप कॉमिक दोस्त से डिस्कशन कर रहा था और उसको मैं ये समझा रहा था कि जब तक बिजनेसमैन आपके प्रोसेस पे यकीन नहीं रखेगा, पाकिस्तान में एक भी कॉमेडी कैफ़े नहीं है, एक भी नहीं है. तो किसी को ये समझाना कि भैया आप आप एक कैफ़े बनाएं जो डेडिकेट करें कॉमेडी को, तो उसका फ़ायदा होगा. ये समझा के हम थक गए, लेकिन हमारी वो एंटरप्रेन्योरियल वो भी नहीं है, सेंस भी नहीं है. जिन बच्चों के पास इतने बड़े बड़े पड़े हैं कि जी हम कॉमेडी कैफ़े बनाएंगे और उसका ये बिज़नेस फिजिबिलिटी है, उसका ये फ़ायदा है, उसका ये और वो है, उन बेचारों के पास पैसे और इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो जिनको पता है ये कैसे होगा, वो उनके पास पैसे नहीं है. जिनके पास पैसे हैं उनको ये समझा ही नहीं पा रहे कि यार ये फ़ायदेमंद चीज़ है. तो हम कहाँ इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं जहाँ गली गली में कॉमेडी कैफ़े खुल गए होंगे और मज़ीद खुल रहे होंगे. बिल्कुल. तो यू नो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते. सो बस वो एक है कि एक स्टेप लगेगा, एक दो इंस्टीट्यूशंस या एक दो कैफ़ेज़ इस तरह से बनेंगे तो एक रेगुलर स्ट्रीम आनी शुरू होगी. सम गुड वीडियोस विल बी मेड, सम ऑफ देम विल मेक इट टू. हमें कॉमेडी की वीडियोस बनानी नहीं आती. टीवी वाले और डिजिटल वाले हर दफ़ा बोलते हैं यार स्टैंड अप की वीडियोस बना के चला देंगे, स्टैंड अप की वीडियोस. हमें सिंपल लगता है, इतना सिंपल है नहीं. इट्स अ साइंस. एंड वो मैं हर दफ़ा उनसे ही कहता हूँ, मैं कहा बना लें यार, जब नहीं आपकी चलेगी चीज़, सब ट्राई करके देख चुके हैं, नहीं चलती. वो नहीं चलती इस वजह से कि वो साइंस है. वो जब तक ठीक तरीके से आप नहीं करेंगे, जब तक आप जेन्युइन शो नहीं क्रिएट करेंगे, इट कैन नॉट वर्क, इट विल नॉट लुक एज गुड. ओके. और इंडिपेंडेंटली ये करना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव. कोई इतना सस्ता भी नहीं है 3-4 कैमरे लगा के और यू नो उस तरह का साउंड और पूरा वो पूरी चीज़ ठीक करना इज़ नॉट दैट ईजी. तो इसलिए डिजिटल एजेंसीज़ हैं वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कैफ़ेज़ हैं, दे आर ऑल ऑन बोर्ड. वो सब कलैब करके एक ऑन बोर्ड है, इकोसिस्टम बना हुआ है. एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें आर्टिस्ट भी शामिल है, पैसा लगाने वाला भी शामिल है, पैसा कमाने वाला भी शामिल है, प्रमोट करने वाला भी शामिल है. उस सबको फ़ायदा है. तो जब सबको फ़ायदा है इसलिए फिर वो करते हैं. हमारे यहाँ बस एक परफॉर्मर ही इंतज़ार में बैठा होता, कोई मेरी वीडियो भी बना के चला दे. वो इंतज़ार में ही बैठा है अभी तक, क्योंकि बाकी जो हैं उनको इस इकोसिस्टम के किसी भी एलिमेंट का ज़्यादा ख़ास अंदाज़ा नहीं है कि ये कैसे होगा. बिल्कुल. बस वो कैमरा लगा देने से नहीं बात बनती. सो स्टार्स की फॉर्म में इफ यू सी सबसे बड़ा जो, अगर अभी हम कॉमेडी स्टार की बात करें तो शायद ताबिश भाई का नाम आएगा, राइट? Why we are not able to produce more names like that? Nadir is another example, but वो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की कॉमेडी है. हाँ, वो एक अलग, वो खुद से वो स्टैंड अप कॉमेडी, हाँ स्टैंड अप कॉमेडी की उसमें आएगा नहीं, यू नो उस फर्मे पे पूरा नहीं उतरता. बट ताबिश बीइंग ताबिश, आई थिंक ताबिश द फर्स्ट टाइम वी सॉ हिम परफॉर्म, उसी टाइम हमें पता लग गया था दिस इज़ द न्यू मोइन अख्तर ऑफ पाकिस्तान. आई थिंक ही वाज genuinely funny. He was relatable with the masses audience. He was relatable with the Todi Burger audience. Everyone, like he was funny. Like he was genuinely funny. And we always used to love to attend his shows and love to make him part of our shows. कि वो जब भी आता, हालांकि बाद में शुरू किया था, and he was, ऐसा नहीं था कि बाद में शुरू किया था, हमसे बहुत पहले he used to be a comedy का debater. Okay. तो डिबेटिंग सर्किट में ही हैड अ नेम. Okay. ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही लेकिन वो डिबेटिंग छोड़ के ज़ाहिर है फिर 3-4 साल छोड़ी तो वो गायब हो गए सीन से. एंड देन हसान बिन शाहीन, देयर इज़ अनदर स्टैंड अप कमेडियन, वेरी गुड फ्रेंड. तो उसने बोला कि ताबिश भाई को लेके आते, ताबिश भाई को लेके आते. तो ताबिश भाई आए एंड ताबिश भाई व्हेन ही परफॉर्म, तो बस वो कहते हैं ना, रेस्ट वाज हिस्ट्री. उसके बाद ताबिश को किसी भी जगह पे देखना या ग्रो करते हुए देखना was never a surprise for us. He was just always that brilliant. So और किसी को प्रोड्यूस तो तब करेंगे जब और बिल्ड होंगे. या तो आप ताबिश जैसे फ़नी हो, नंबर 1, तो एक बात है.
या फिर अगर आप नहीं हैं तो आपको पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने जैसे इंडिया में निकल रहे हैं वो पॉलिश बहुत हो रहे हैं, बिकॉज वो सैकड़ों परफॉर्मेंसेस करके इतना हो जाता है, आपको कंटेंट का आइडिया हो जाता है, ऑडियंस का आइडिया हो जाता है। हमारे पास वो पॉलिश करने का सिलसिला मौजूद नहीं है, इसलिए और अभी नहीं निकल पाए, और अभी भी टाइम है, थोड़ा सा निकल आएंगे इंशाल्लाह। सो आपने बात की कि वहाँ पे पॉलिश हो रहे हैं, सो इफ़ यू सी बहुत डिफरेंट किस्म का कंटेंट भी आ रहा है। उन्होंने आजकल चल रहा होता है कि जी शेर व शायरी की एक बिल्कुल नई, जैसे कैजुअली जो वज़न पे पूरी भी नहीं हाँ, उतरती हाँ, शायरी, वो भी शुरू हो गई है, उसके शोज़ भी चल रहे हैं, फिर रोस्टिंग भी चल रही है, फिर आपके सिंपल स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ भी चल रहे हैं, एंड दे आर लाइक कनेक्टेड, और वो चल रही होती है एक्सरसाइज। यहाँ पर वो मिसिंग है। सो यू स्टिल नीड, व्हाट डू यू थिंक के अभी कॉमेडी एज अ प्रॉपर आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ पर कब तक इंड्यूस हो जाएगी या इन्फ्लेक्स करेगी कि हाँ यार ये भी एक चीज़ है, इसके ऊपर भी एक प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए? आई थिंक आराम से इसको दें, क्योंकि मेरा ख्याल है 7 साल तो हो गए हैं व्हेन आई स्टार्टेड। वो जब हमने कॉमेडी सीन कराची का थोड़ा सा देखना शुरू किया था, उससे पहले लॉल वाले वर डूइंग ऑन एंड ऑफ स्टैंड अप के ओपन माइक टाइप के, बट जो प्रॉपर थोड़ा सा सीन उठा था दैट वाज 2016। 16 वाज प्रॉब्ली द बेस्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी फोकस्ड इन कराची। तो उस बात को कितने साल हो गए, 4 5 6 हो गए साल तकरीबन, 8 साल हो गए नहीं, हाँ 6 साल हो गए तकरीबन। तो उन 6 सालों में मतलब हम कराची में पीछे ही गए हैं, आगे नहीं गए। ओके। और इस्लामाबाद में हम आगे गए हैं थोड़ा बहुत, आपने अपनी आंखों से भी देखा है कि लेकिन डेडिकेटेड एफर्ट ना वहाँ है ना यहाँ है, डेडिकेटेड एफर्ट ना लाहौर में ना कहीं है। डेडिकेटेड एफर्ट जब शुरू होगी तो इसको लगेंगे तकरीबन 5-6 साल, 4 साल 5 साल लगेंगे, जब आप कुछ अच्छा डेडिकेट करके। एंड इट कैन बी डन इफ लाइक 1-2 प्रोडक्शन और सीरियसली एक्सपेरिमेंट करना एटलीस्ट शुरू कर दें कंटेंट बनाने की। एक दफ़ा फेल हुआ है, दूसरी दफ़ा हुआ, तीसरी दफ़ा, थोड़ा बहुत किया, लाइक नाशपाती के साथ उन्होंने भी हल्का फुल्का तजर्बा किया, गुड। बट वो अगेन मैं जैसे कहता हूँ ना, साइंस है ये, इतना वो नहीं है। हम किसी भी स्टैंड अप को वीडियो पे नहीं डालते। जो साइंस है वो ये है कि हर स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस वीडियो पे नहीं आ जाती। वीडियो पे वो आती है जो रिटायर हो जाती है, और ये बहुत ज़रूरी है। उसको रिटायर करने के लिए आपको उसे सैकड़ों जगहों पे परफॉर्म करना होता है। जब आप उसे सैकड़ों जगहों पे और सैकड़ों दफ़ा परफॉर्म करते हैं, तब वो रिटायर होती है, और तब उसकी शक्ल वो बन चुकी होती है कि वो जब वीडियो पे आएगी तो ठीक आएगी। अच्छा। तो ये अगेन परफॉर्मर के एंगल से एक साइंस है, प्रोडक्शन के एंगल से अलग साइंस है। ये दीज थिंग्स कम टुगेदर टू मेक अ गुड स्टैंड अप गिग। अब आपको एडवांटेज ये है, रिसेंटली जो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज दे अलाउ वेरी शॉर्ट स्पैन कंटेंट का। तो वो छोटी छोटी रील्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल इन गेटिंग दीज। क्विक रिस्पॉन्स पे मिल जाता है, फीडबैक भी पता चल जाता है। या सो वो एक नई जहत है जो कि यूट्यूब से हट के शायद इसको एक और पुश दे सके। बट आई एम स्टिल लुकिंग एट 4-5 years एट लीस्ट। ओके, फॉर एनी यंग आर्टिस्ट, एस्पायरिंग आर्टिस्ट, चाहे वो कॉमेडियन हो, राइटर हो, एक्टर हो, इज देयर एनी काइंड ऑफ लाइक टिप्स और एनी काइंड ऑफ गाइडेंस यू वांट टू गिव देम आउट? नहीं, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं। सो अगला सवाल। जनाब ने लाजवाब कर दिया। आपने सवाल पूछ के लाजवाब कर दिया। बहुत कुछ है कहने को, अब मैं क्या कह सकता हूँ, बट मेरे पास सीधी बात है कि जितना ये कलरफुल काम लगता है उतना ही ये इसके पीछे ड्राई एफर्ट है। एंड आई थिंक इट कैन ओनली बी ड्रिवन बाय पैशन। मसला ये कि जहाँ इंडस्ट्री प्रॉपर नहीं होती वहाँ आप इसे नौकरी की तरह नहीं ले सकते। इट्स नॉट अ PNG की नौकरी कि आपको फैसिलिटियाँ भी मिलें और आपको तनख्वाह भी मिले और आपको इज़्ज़त भी मिले कि रिश्ता भी आसानी से हो जाए। ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ आप जब ये फ़ैसला करते हैं कि आप इस लाइन पे आना चाहते हैं, तो बस अब आप अकेले हैं। अब ये जहन में अपने बना लें कि आप अकेले हैं, ना आपको दोस्तों से हेल्प मिलेगी, ना आपको फैमिली से हेल्प मिलेगी, ना आपको इंडस्ट्री से हेल्प मिलेगी, ना आपको एग्जिस्टिंग कॉलीग्स से हेल्प मिलेगी जो कि आप ही की फील्ड में काम कर रहे हैं। आपको बस अब ये अकेले सफ़र करना है, और ये मुश्किल काम है। तो इसलिए यू रादर भी, जैसे होता नहीं है कि अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो जितना आप इसके अंदर इनिशिएटिव और लीडरशिप का एक वो रखेंगे अपने अंदर कैपेसिटी या कोशिश, करेज, तो वो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू कीप यू गोइंग। बिकॉज आप कुछ नया सोचेंगे, अलग सोचेंगे, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इफ़ यू रिलाई ऑन अदर्स तो यहाँ पे थोड़ा सा आप रुक जाएंगे, थक जाएंगे।
और वो बड़ी मिसाल वो तस्वीरों में मीम्स में आपको उस तरह से नज़र आती होगी कि जी बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे जहाँ पे कामयाबी मिलनी थी वहाँ से मुड़ गए। वो जो एक लम्हा होता है ना, वो यहाँ पे आपको सही नज़र आएगा बिकॉज हमें नहीं पता होता कि कामयाबी कहाँ मिलेगी। बिल्कुल। कामयाबी कुड बी 30 years away एंड इट विल स्टिल बी वर्थ इट। ये मैं बात या बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि समझने वाली है। आई थिंक एग्जांपल इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राइट? देयर मैनी 25 years, एग्जांपल्स, मतलब वो आपका क्या नाम है उसका, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला। अब ये तो हम हॉलीवुड की बात कर रहे हैं, लाइक क्या नाम है उसका, लेनेस्टर जो जेमी लैनिस्टर टे- played टे- or हाँ Tyrion हाँ Lannister, टेरियन yeah, लैनिस्टर, हाँ। played तो Tyrion. मैंने नहीं देखा हुआ काम शाम वाला, लेकिन एक एग्जांपल ये है कि आप जब इंतज़ार करते हैं पेशेंटली और आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, वंस इट हैपन्स इट इज़ वर्थ इट। बट ये कि उतनी पेशेंस बच्चों का काम नहीं है। Yeah. और you have to be ready for it and you have to be very patient and emotionally and spiritually very in touch with yourself for you to be able to कि आप वो वक्त गुजार सकें, आप उस क्योंकि सर्वाइव कर सकें हाँ, सेम जोश के साथ। रोज़ाना की हार के साथ जो जूझना है वो आसान नहीं है। आप अगर अकाउंटेंट हैं और आपको 3 दफ़ा भी हार मिल गई है तो फिर बंदा छोड़ ही देता है। बंदा कहता है मैं अच्छी दुकान ना पा लवां। तो वो हियर यू रियली कैन नॉट अफोर्ड दैट, बिकॉज अगर आपको इसी में कामयाबी हासिल करनी है तो फिर ये रोज़ की हार के साथ आपको आदत बनानी पड़ेगी। रोज़ का पीपल गोस्टिंग यू, पीपल गिविंग यू होप्स, रनिंग अवे, पीपल लीविंग यू मिड वे, पीपल आपको चीट भी करेंगे, आपको अजीब एक्सप्लॉइट करेंगे, यूज करेंगे। there's going to be a lot that is going to happen and you have to be ready for it. It's not an easy road. For some it is, and then they have to later deserve it. And for when you see that for some it is, it will feel like an unfair world. It will always, and that's also a part of the struggle that I just mentioned. ये भी एक किस्म की हार है ओके। कि जो रोल आपको नहीं मिला और किसी को इसलिए मिल गया क्योंकि अब्बू उसके ठीक थे, यू नो दैट ऑल्सो गिव्स यू अ फील ऑफ कि जी मैं हार गया और मैं हारता चला जाऊंगा, ये तो मुझे हार पक्की है हर दफ़ा। ये एक और वो वाला लम्हा है जिसमें आपको फिर अपने आप को अगले दिन दोबारा जगाना है और दोबारा बताना है कोई बात। हाँ, मतलब कि कोई बात नहीं मीन्स कि एक तो होता है ना कि यू लेट इट गो, इट्स द प्रोसेस। व्हेन यू रीच वेयर यू वुड डिज़र्व टू रीच, तो जब अब वो होगा तो फिर आपको लग पता जाएगा कि ओके यस इट वाज वर्थ इट। बस ये याद रखने वाली बात है कि वो जो वर्थ इट वाला एलिमेंट है वो जब आएगा तब आएगा। You have to just keep going on. Okay, so for the new age of content coming in, web taking over, Instagram, TikTok and all, how do you see कि जो अब performing artist है वो किस तरह से shape देंगे? You know, जो अब आगे content आ रहा है उनके किस तरह से dynamics change होंगे? You know, वो हम बात कर रहे थे ना कि मार्केट को ड्राइव कौन कर रहा है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनने जा रही हैं अभी फ्यूचर में या प्रेजेंट में? आई थिंक डिजिटल की लैंडस्केप थोड़ा सा मैं चूँकि ख़ुद उसका बहुत भरपूर हिस्सा नहीं हूँ, दिस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वर्ल्ड जो है, यूट्यूब को फिर भी थोड़ा सेपरेट रखा जा सकता है, लॉन्गर फॉर्मेट है तो इट हैज़ मैनी एक्सपेरिमेंटेशंस दैट कैन हैपन। बट द इंस्टाग्राम टिकटॉक वर्ल्ड जो है ये थोड़ा सा उस पे फोकस्ड है, क्या कहते हैं, सेल्फ ऑब्सेशन, नार्सिसिज्म के साथ उसका रिश्ता ज़्यादा है। जितना आपकी तवज्जो अपने ऊपर होगी उतना आप यहाँ इस लैंडस्केप में ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। एंड दैट गोज़ क्वाइट अगेंस्ट द स्टाइल ऑफ अ स्टोरी टेलिंग मीडियम के जी। अच्छा, जो फिल्म का या टेलीविज़न का जो स्टोरी टेलिंग का मीडियम है उससे बड़ा हटके है। तो ये इधर कम ट्रैवल करती है और यहाँ से यहाँ आना मुश्किल होता है। मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहा हूँ शायद, कि आपको एक टिकटॉकर या इंस्टाग्रामर एज एन एक्टर तो यहाँ नज़र आ जाएगा, बट वो वही था जैसे मॉडल्स बन जाते थे, मॉडल्स को भी उठा लिया जाता था ना, दिस वाज टू फोकस्ड ऑन द बॉडी एंड द शेप एंड द पर्सन एंड द फेस एंड द यू नो वो ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वो एक्टर्स की उसमें तो आ सकते हैं, बट स्टोरी टेलिंग जो है ना वो बड़ी सेल्फलेसली काम करने वाली चीज़ है। तो इसलिए इन दोनों का एक जो तरीक़ाकार है, सलीका है, वो थोड़ा सा अलग अलग है एक दूसरे से। कहीं ना कहीं ब्रिज तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरलैप तो आएगा ही। मैं ये
बहुत खूब फोर्सी कुछ उस तरह से नहीं करना चाहता, हमें पता नहीं चलता कैसे चलेगा। पाकिस्तान की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो फिल्म्स लाइक जॉयलैंड एंड फिल्म्स लाइक द लेजेंड ऑफ मौला जट आर अ ब्रेक अवे फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल फिल्म का जो स्टाइल बना हुआ है, एंड दैट्स अ गुड पॉजिटिव दैट वी कैन take from these Yeah. films. Kamli and Joyland जो मैं example या दे बिकॉज रहा एक इंडी फिल्म थी, एजेंडा ड्रिवन फिल्म थी, एक बिल्कुल कमर्शियल लार्जर Yeah. देन लाइफ टाइप फिल्म थी. था। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे थोड़ी सी हिम्मत और वो एक मिलेगी कि अच्छा इस तरह की लाइन पे चला जाए। मोर बनी थी इससे पहले, लेकिन मोर ने वो कामयाबी नहीं देखी जो कमली ने देखी। Yeah. तो इसलिए पॉजिटिव मैं कमली से इसलिए लेना चाहता हूँ, वरना मोर जैसी फिल्म जब मैं देखता था तो मैं कहता था यार अमेजिंग, इट्स ग्रेट, बट क्यों बनाई है? नहीं बनाते तो बेहतर था, क्योंकि ना कोई देख रहा है ना कुछ है, कोई मज़ा नहीं आ रहा, Yeah. इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। बट कमली वॉज इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट बिकॉज उसने करके दिखाया कि अच्छा कुछ अगला। तो ये फिल्म का लैंडस्केप उस तरह से चेंज हो रहा है, ड्रामा का लैंडस्केप चेंज हो रहा है, वो अभी हमें नज़र आएगा शायद अगले 5-7 सालों में, क्योंकि प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहा है, बहुत हो गया सेम मामला। कुछ नए चैनल्स आ रहे हैं, वो कुछ नया काम करना चाहते हैं, देखते हैं वो क्या नक्शा खींचते हैं, बट बहुत स्लो ट्रांजिशन इसलिए होगा क्योंकि कंटेंट जो चल रहा है वो चल रहा है यार, आप उसको इतने आराम से छेड़ नहीं सकते। जो चीज़ चल रही हो उसको आप छेड़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, ना ब्रांड्स इंटरेस्टेड होंगे, ना प्रोडक्शन हाउसेस, ना टेलीविजन चैनल्स, ना एक्टर्स। बेचारे दिल से बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो उनका क्या है, उनका काम यही है, वो क्या करें, वो उसी स्क्रिप्ट पे फॉलो करना पड़ता है उनको, वो इतना ज़्यादा इधर उधर नहीं हो सकते। सो लैंडस्केप भी चेंज होने में टाइम लगेगा। What digital has done is maybe brought in new faces, brought in a few people, allowed a few people to create content, एक पैरेलल दुनिया कायम कर दी है, which is good. I think we should look forward to more of that coming. Yeah. Natural है, पूरी दुनिया में हो रहा है, तो यहाँ भी होगा। नाइस. फॉर द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, यू नो, एक ब्रांड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपना ब्रांड क्या बना रहे हो. फॉर एग्जांपल फवाद का एक अपना ब्रांड होगा, इफ़ वी टॉक अबाउट ताबिश, उसका एक अपना ब्रांड होगा. सो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपके क्राफ्ट से, अगर आप रिलेट करो ब्रांड को, कि जो बंदा परफॉर्मिंग आर्ट्स को परस्यू कर रहा है उसको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि नहीं यार मैं ये वाली चीज़ नहीं करूँगा, इससे मेरी मार्केट में ब्रांड वैल्यू इफेक्ट होगी, या डू यू थिंक एनी वन शुड बी मोर ऑनेस्ट विद देयर क्राफ्ट एंड देयर ओन आर्ट? आई थिंक हर बंदे पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अब जो अपने क्राफ्ट के साथ ऑनेस्ट होगा या होगी, वो अपने काम में उस चीज़ को हमेशा ज़िंदा रखेंगे, बट देयर इज़ नो डाउट कि दे विल ऑल्सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस अबाउट देयर ब्रांड, कि वो किस स्केल पे काम कर रहे हैं, वो किस तरह का काम कर रहे हैं, वो किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ आप अपने क्राफ्ट पे फोकस करना चाहते हैं तो वो कोशिश यही होती है उन लोगों की कि अच्छा बड़े काम जो हैं वो ट्रेडिशनल अंदाज से करते रहें, सो दैट दिस अलाउज देम टू डू सम ऑफ बीट वर्क, चाहे वो छोटे स्केल का भी है, अलाउ करे ताकि मौका मिले कि हम वो भी कर सकें। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने, बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स, अगर आप बॉलीवुड की एग्जांपल ले ले तो उन्होंने किया है ये तजर्बे, उन्होंने कोशिश की है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते करते बीच में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान डूइंग स्वदेश वुडंट गो विद हिज यू नो स्टैचर, के डियर जिंदगी was another example. हाँ, डियर जिंदगी। सो फॉर एग्जांपल वो स्टैचर के साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है कि अच्छा ये काम अलग है, तो वो यही काम करने के लिए तो हम आए थे, अच्छे काम करने के लिए आए थे ना, तो वो अच्छे काम करने के लिए जब आए थे तो वो कर जाएंगे। बिल्कुल। सो दैट्स वो जो आप पूछ रहे हैं कि ब्रांड इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ऑफ कोर्स ब्रांड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रांड आपको वो अलाउ करता है, कैपेसिटी देता है कि आप उसका लेवरेज करके, उसका फ़ायदा उठा के आप अपनी मर्ज़ी का काम भी कर सकें। Okay, so just wanted to ask you कि any future projects that we can hope from coming from your side, कुछ future plans अगर आप हमारे साथ share कर सकें? Frankly, no. I mean, there's this theatre play जो कि अभी हमने बनाया है, मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के नाम से. Turned out to be very interesting. Turned out लोगों ने बहुत enjoy किया, मेरी expectations से ज़्यादा enjoy किया actually. तो वो लिखा गया बड़ा अच्छा है. Asher Naeem is the writer and मुझे frankly मैं अपने लिखे के बगैर डायरेक्ट नहीं करता, और जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मैं किसी और से डायरेक्ट नहीं करवाता. ये मेरी एक वो है, कम करता हूँ, लाइक इतना ज़्यादा नहीं कर पाता. बट ये कि दिस टाइम अराउंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद हिम राइटिंग एंड मी डायरेक्टिंग, बिकॉज बड़ा अच्छा लिखा हुआ है. इट्स अ ग्रेट पॉलिटिकल सैटायर, बहुत मज़े की चीज़ बन गई.
तो वो आई एम होपिंग कि वो जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, मुख्तलिफ शहरों में जाएगा, तो पीपल आर गोइंग टू इस्लामाबाद आप आ रहे हैं hopefully, right? इस्लामाबाद भी होगा इंशाल्लाह. एंड सो दैट्स वन थिंग. अदर देन दैट there's thing in works. मतलब I'm working on a couple things with Express TV, तो वो भी चीज़ें ऐसी हैं कि उम्मीद तो है कि अच्छी निकल आएँ. And let's see where things Yeah. go. And in terms of those two stories that you want to tell, in any case, in worst case, so can you just share like a little bit of information about that? But because I believe it's all about giving the vibe out. हाँ. तो अगर आप दुनिया में वाइब दे देते हो ना, वो तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स कनेक्ट कर देता है आपको उस पोटेंशियल प्रोड्यूसर के साथ या किसी के साथ. नहीं, आई थिंक मेरे पास कहानियाँ तो जैसे 20 हैं, बट द पॉइंट इज़ कि वो जो कहानी जो एक सुनानी है, ऐसा नहीं है कि मैं कहानी लेके बैठा हूँ और मैं किसी को सुना नहीं रहा हूँ. वो ऐसा है कि आपकी जर्नी में वो कहानी आपके पास आ जाती है. अच्छा. और वो राइट टाइम पे आ जाती है, और वो राइट टाइम पे राइट पीपल आपके, वो राइट टाइम होता है इस वजह से क्योंकि उस वक्त आपके इर्द गिर्द राइट किस्म के लोग होते हैं और राइट किस्म का मौका होता है. एंड दैट्स व्हाट आई एम आफ्टर. आई एम नॉट आफ्टर अ स्टोरी, आई एम आफ्टर द राइट टाइम, द राइट स्टोरी एट द राइट टाइम. उसको उस पैशन से बाकी लोग देख रहे हों जिस पैशन से मैं देख रहा हूँ, या कम से कम उसकी एक परसेंटेज तो हो. वो उस मोहब्बत से बनाई जाए, वो उस मोहब्बत से पेश की जाए. दैट्स व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट. और वो भी प्योरली इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट है कि आप मतलब मैं को बहुत ज़्यादा वो नहीं फिलांथ्रोपिक साउंड नहीं करना चाहता, बस जस्ट कि आपकी कहानी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करती है ना. फॉर एग्जांपल हाईवे हैज़ एक है जो मेरे साथ कनेक्ट करती है, बेशबहा और लोगों के साथ करती है. तो किसी लेवल पे मैं उस तरह की चीज़ या उस तरह का काम करके बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं, दैट विल बी like more like some इम्तियाज़ अली type stuff, right? Yeah, I mean, हाँ, मतलब दैट्स वन स्कूल जिस पे जो मुझे समझ आता है, जो कि दिल को लगती है बात. Luckily, I like Imtiaz Ali a lot as well. I wrote actually a film, a web series based on his films as well. Nice. Its name is Kuch Baatein Kahi. Say, So hopefully we'll produce it soon as well. we'll get to see that inshallah very soon. So thank you so much, sir. Lastly, अगर आप किसी को मैसेज देना चाहिए, if anyone wants to connect with you or wants any help or any guidance, मैं मैसेज देना any चाहूँगा. Instagram or LinkedIn. नहीं, मेरे एक दोस्त हैं, उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि मेरा जो पैकेट उनके पास पड़ा हुआ है वो प्लीज़ शाम तक मुझे पहुँचा दें, और तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं देंगे. सो नहीं, क्या मैसेज देंगे यार, हम क्या हैं, हम कौन है जो मैसेज दें. आप बातें पूछ रहे हैं तो मैं अपने मुंह की बातें निकाल रहा हूँ. हाँ. मेरे मैसेज अभी कितना ही कोई वो कर जाएगा. जिसको समझना है, मेरा ख्याल है वो इन बातों में भी कुछ ना कुछ समझ जाएंगे. जिनको नहीं समझना वो नहीं समझेंगे. और तीसरी बात ये कि हमारे लिए ये तौफीक होती है कि हमारी कही हुई बात अगर समझने लायक है तो ये हमारे लिए एक तौफीक की बात है. तो अगर उसमें से कुछ कह दिया तो कह दिया, मैं क्या और निकालूँ उसे कि जी अच्छा. मैं कहूँगा क्या खूब इरशाद किया जनाब आपने. सर इसी बात पे इजाज़त चाहूँगा. नाज़रीन, थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल. इतने सवाल जो है आपने मेरे सुने और उन्हें जवाब देने की तौफीक मिली आपको. सो दैट्स इट गाइज. अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, and let us know if there's anything else you want us to talk about, and we're really looking forward for a positive feedback. Please don't forget to subscribe and share. That's how we